वीकली एक्सपायरी का दिन और बचा है आखिरी 1.5 घंटा। सीमित दायरे में कारोबार, कमजोरी के बाद रिकवरी, रिकवरी के बाद हल्की फुल्की मुनाफा वसूली। ये है अब तक की कहानी। आगे क्या कुछ होगा, तैयार है पूरा एक्शन आपके लिए फाइनल ट्रेड में। स्वागत है आप सबका, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। लेवल्स को बाजार ने रिस्पेक्ट किया है, जैसा अनिल जी आज सुबह कह भी रहे थे। ग्लोबल सुस्ती बनी हुई है, तो आइए समझते हैं सर के साथ कि किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए आने वाले 1.5 घंटे के लिए और कहां पर बनेगा फोकस। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? इस वक्त की बड़ी बातें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। वीकली एक्सपायरी के पहले ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के चलते भारतीय बाजार खुले नीचे, नीचे खुलते जाम खुले, वहीं से रिकवरी और एक बार की बस थोड़ा सा डॉट बना है निफ्टी में हरे निशान का, जहां तक पहुंचे बाजार और वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। तो ये अब तक का बाजार का रिएक्शन रहा है। निफ्टी 50 अंक नीचे, लेकिन अभी तक 15,700 के ऊपर बने रहने में कामयाब। निफ्टी बैंक 250 अंक कमजोर है और साथ ही 34,750 के आसपास निफ्टी बैंक आपको नजर आएगा। एफएमसीजी और आईटी को छोड़कर सभी सेक्टर आपको लाल निशान में दिखेंगे। मेटल इंडेक्स ज्यादा गिरा है, करीबन 1.5% कमजोर है। रुपया 5 हफ्तों के निचले स्तरों पर आता हुआ दिख रहा है और $1 का दाम अब बढ़कर हो गया है ₹73.75। बिल्कुल, तो रुपए पर हम देख रहे हैं कमजोरी है, डॉलर में खरीदारी आई है। सोना भी आप देखें तो 5 हफ्तों के निचले स्तर पर आते हुए दिख रहा है करीब, तो वहां पर तो प्रेशर है ही। बट हमारे बाजारों का एक्शन समझाएं सर। अच्छी रिकवरी आई और उसके बाद थोड़ा रेंज में भी अटका हुआ है, बट जो मॉर्निंग लोज थे वो दोबारा टेस्ट नहीं हुए। तो जो मॉर्निंग में एक बार गैप डाउन हुआ, उसके बाद बाजार उसके ऊपर ही रहे हैं। कैसे समझे सर? और ये 15,700 के करीब जो एक्शन दिख रहा है, क्या संकेत देता है एक्सपायरी के लिए? देखिए, संकेत साफ है। देखिए, ग्लोबल संकेतों के दम पर कमजोर शुरुआत होनी थी, कोई डाउट नहीं है। और कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी आनी थी, उसमें भी मुझे बिल्कुल डाउट नहीं था। और सुबह की आपने कमेंट्री सुनी होगी और हमने एक भी बार लोगों को पैनिक नहीं करने दिया, डरने नहीं दिया कि जहां खुलेगा उसके आसपास ही कहीं कहीं बॉटम बनना चाहिए। और 15,575, 15,650 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज आप देखिए ना कहां लो बना है, एक देख ही लेते हैं। 15,644 एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से बाजार ऊपर उठा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। 15,575 के नीचे जब तक बंद नहीं होते, डरिए मत, घबराइए मत। रनिंग करेक्शन आएंगे, जरूर आएंगे। कभी आधा दिन का आता है, कभी 1.5 दिन का आता है। दूसरी बात। तीसरी बात, ऊपर के लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एफआईएस के डेटा कल के सेशन के खराब आए और घरेलू फंड नहीं खरीद रहे हैं। और पिछले 3 दिनों के बाद जो लोएस्ट क्लोजिंग आपने 3 दिनों की दी है, थोड़ी नीचे 15,800 के नीचे, तो उस हिसाब से बाजार हल्के से तकनीकी तौर पर कमजोर हुए हैं। इसका मतलब क्लियर कट है दीप, दोनों तरफ के मौके बनेंगे आपके लिए इस बाजार में। और दोनों तरफ के मौके के लिहाज से अगर आज फिर आखिरी घंटे में बाजार नीचे आएंगे तो वही रेंज है 15,575, 15,650 खरीदारी की, और ऊपर में 15,750, 15,800 की वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। तो इस रेंज को आराम से ट्रेड करिए, आने दीजिए किसी एक और फिर कॉल लीजिए। हालांकि डाउ फ्यूचर्स थोड़े नीचे, 125 पॉइंट नीचे, तो इसलिए आपको वो कंफर्ट और वो भरोसा नहीं दे रहे कि भाई ले ही लें, है ना। कि आज भी आशंका तो है ना, डर तो है ना कि भाई अमेरिका में कुछ कमजोरी हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। 1-2 दिनों के करेक्शन के बाद अमेरिकी बाजार वापस रिकवर हो जाए। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली फेड की मीटिंग हो गई, फेड को जो कहना था, जो करना था वो कर दिया। और उसके बाद हमें पता है कि अब आगे के ट्रिगर्स आपको इकोनॉमिक डेटा पर मिलेंगे अमेरिका में, और उस लिहाज से कोई खास बड़ी चिंता दिक्कत की बात है नहीं। पैसा अमेरिका में बहुत है। हमारे यहाँ भले एफआई ज्यादा न लगा रहे हों, हमारे यहाँ भले घरेलू फंड ज्यादा न लगा रहे हों और रिटेल के ऊपर ही सारा दारोमदार है, लेकिन अमेरिका में पैसे की कमी नहीं है। और जब पैसा बहुत है और अभी भी 2023 के तक तो कम से कम 1.5 साल तो ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, तो उस लिहाज से। और अच्छा, दूसरी बात यह कि जब बढ़ेंगी उसका भी आपको अंदाजा अगर पहले से मिलने लगेगा। भाई कौन सा ऐसा मार्केट का ट्रिगर है जो 2-2.5 साल बाद होने वाला हो और उसका पता हमें पहले से हो? तो अगर मार्केट को इतना फ्यूचर पता है और 2-2.5 साल के पहले, तो दीप कितनी चीजें अच्छी और कितनी चीजें खराब आएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं कि 2-2.5 साल बाद जब ब्याज दरें बढ़ने वाली है उसको देखकर अमेरिकी बाजार बड़े दुख में दुबले हो जाए और आज से रोना धोना शुरू कर दे, भाई अब तो हम गिरेंगे, टॉप बन गया, लाइफ टाइम हाई पे, अब ये क्या हो गया। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो बिल्कुल भी डरिए मत, घबराइए मत, शांति से रहिए, इस करेक्शन का फायदा उठाएं, अच्छे लेवल्स पर आने दीजिए मार्केट को। स्टॉक्स को, कुछ स्टॉक्स करेक्ट कर रहे हैं, कुछ इंडेक्स करेक्ट कर रहे हैं, और वहां पर आपको खरीदारी करनी है। सिंपल, कहीं अभी मूड बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। नजर 2 ही लेवल पर रखिए। 15,575 के नीचे निफ्टी बंद होगा तो तनाव में आएंगे, 34,400 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होगा तो सोचेंगे। तब तक रुझान ऊपर की तरफ का है। हाँ,
मौका दोनों तरफ रहेगा, वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, एक तरफा तेजी पर ब्रेक लेगा। इसके लिए तो आप और हम मेंटली एक हफ्ते से तैयार ही हैं कि भाई ये होने वाला है और हम लगातार इसकी बात कर ही रहे हैं, बाकी कोई चिंता न करें। जी दीप। क्लियर है सर, तो मौका बना हुआ है, लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है बाजार, और क्या चाहिए आपको। और देखिए ओपनिंग पैनिक के बाद जो अनिल जी कह भी रहे थे कि डिप पर खरीदारी का मौका आएगा, बाजार ने अगर आपने वो ट्रेड लिया है तो बाजार ने आपको वो रिवॉर्ड भी किया होगा। आइए चलिए फिर एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हैं। वीकली एक्सपायरी है, पर उससे पहले जान ले कौन से इवेंट्स ट्रिगर्स हैं जहां पर रखनी है नजर। कुछ खबरों वाले शेयर्स के बारे में भी जानेंगे, पर मानसी के पास पहले चलते हैं और जानते हैं कौन से इवेंट्स हैं आने वाले दिनों के लिए अहम। गुड आफ्टरनून मानसी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। पावर ग्रिड के नतीजों के साथ ही बोनस शेयर जारी करने पर भी बोर्ड विचार करने वाला है, तो इस पर फोकस है। इसके अलावा कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स अगर देखें, सेंसेक्स 30 की रीबैलेंसिंग होने जा रही है। फुटसी ग्लोबल इंडेक्स में क्लोजिंग से बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे। बदलाव जो है ग्लैंड फार्मा लार्ज कैप और IRFC मिड कैप स्पेस में शामिल होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा एम्फासिस पर फोकस रखे। 26% हिस्सेदारी के लिए ब्लैकस्टोन का ओपन ऑफर जो है वो कल खुलता हुआ दिखेगा। HDFC बैंक के डिविडेंड को लेकर एक बोर्ड बैठक है। वहीं किम्स और डोडला डेयरी के IPO बंद होते हुए कल दिखेंगे। श्री दिग्विजय सीमेंट के AGM पर नजर रहेगी और साथ ही कल वायदा बाजार की कंपनी GMR इंफ्रा के भी नंबर्स आने वाले हैं, तो इस पर भी नजर रखेगा। और साथ ही वीडियोकॉन के शेयर जो हैं एक्सचेंज से कल डीलिस्ट होते हुए दिखेंगे। शनिवार के दिन के ट्रिगर्स की अगर बात करें, निफ्टी स्पेस में NTPC के तिमाही नतीजे आते हुए दिखेंगे। तो आज से लेकर शनिवार तक के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नजर। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खबरें भी। वरुण हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए सबसे पहले तो इंफ्रा स्पेस के लिए खबर आई कि PM मोदी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की समीक्षा करेंगे और जून के महीने के आखिरी में समीक्षा जो है वो करने वाले हैं, जिसमें कोयला, रोड, पावर, टेलीकॉम सेक्टर जैसे सेक्टर से जिनकी समीक्षा होगी। तो इसके चलते पूरे सेक्टर जो वो काफ़ी फोकस में है। शिपिंग, रेलवे और सिविल एविएशन इंफ्रा की भी समीक्षा होने वाली है। तो इन सेक्टर्स पे आप अब से जून के अंत तक नजर रखिएगा। DB कॉर्प नतीजे बेहतरीन है। कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है 24 करोड़ से बढ़ के 62 करोड़ के आसपास आया है। आय हालांकि कम हुई है, 487 करोड़ से घटकर 457 करोड़, लेकिन मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है 13.6% से बढ़ के 22.3% के आसपास। इस कंपनी को एक अतिरिक्त मुनाफा भी हुआ है करीब 13 करोड़ के आसपास का। इंडसइंड बैंक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है इंडसइंड इजी क्रेडिट नाम से इस कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। और आखिरी में एडवांस एंजाइम 30 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए, 2.7% इक्विटी का 399 से 402 के बीच में रेट के बीच में ये सौदे हुए हैं। तो आज इतनी स्टॉक से न्यूज़ है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरें जहां पर आपको रखना है नजर। चलिए फिर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं बाजार में किस तरह का एक्शन वो बनते हुए देख रहे हैं, कौन से स्टॉक्स पर रखनी है नजर, और कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं तो वो भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल थोड़ा उतार चढ़ाव वाला बाजार आपको बनते हुए दिख रहा है, बट देखते हैं कि यहाँ से आगे अच्छी मूव्स आती है कि नहीं। वोल्टास एक शेयर है जहां पर अच्छी खरीदारी आई है। टायर स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है और लिकर स्टॉक्स भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। केमिकल्स में भी थोड़ा एक्शन आ रहा है। तो आइए हमारे एक्सपर्ट से जुड़ते हैं। राकेश जी, कुणाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में वागले साहब भी होंगे, सुमित जी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि मार्केट पर उनका क्या व्यू बन रहा है। शुरुआत करते हैं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज से जहां पर अच्छा मूव आती हुई दिख रही है। बंसल जी, जरा बालकृष्णा के चार्ट्स देखिए, एक स्पाइक आ रहा है, कोई ट्रेड दिखता है सर? देखिए दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट इतने गिरते मार्केट के अंदर भी यहाँ पर देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। स्टॉक नए हाइस पर गया है, तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड करना चाहिए। 2288 2288 का एक स्टॉप लॉस बैठता है और करेक्शन पे अगर 2300 के अराउंड मिलता है तब एक नई खरीदारी की राय होगी। तो 2288 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड है और ऊपर में 2328 2330 ये एक टारगेट बैठते हैं के लिए। सारे के सारे लेवल्स बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के। आइए क्लोजिंग शो का पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए BTST का। स्वागत है हिमांशु जी आपका, बताएं सर क्या है कॉल?
गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, एक सेक्टर जो स्टैंड आउट रहा है आज और पिछले कुछ दिनों में वो क्लियरली लिकर सेक्टर है, और जो एथेनॉल का प्ले है मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस सेक्टर के लिए सपोर्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कि तमाम स्टॉक्स लेकर के आज अच्छी तेजी में है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक F&O सेगमेंट का स्टॉक यूनाइटेड ब्रूअरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स माफ कीजिएगा, मैकडॉवेल्स, इसमें आज एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने 650 660 का जो मल्टीपल रेजिस्टेंस था उसको आज एक क्लियरली स्टॉक ने ब्रेच किया है। लॉन्ग ओवर एडिशन यहाँ पर बनते हुए देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से एक अपसाइड दिखाने के लिए तैयार है। तो करंट लेवल से यहाँ पर अनिल जी मैकडॉवेल्स में खरीदारी की राय है। 669 668 के आसपास यहाँ पर भाव है। 662 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 685 685 रुपए का पहला टारगेट और 698 रुपए का दूसरा टारगेट अनिल जी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कल तक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैकडॉवेल्स मेरी तरफ से खरीदारी की राय रहेगी। ओके, मैकडॉवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, और यहां पर खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से 685 और 698, 685 698, ये दो लेवल्स रखिए नजर में जहां पर आपको रखकर करनी है खरीदारी। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है नतीजों पर बातचीत करने का। देश की दिग्गज मीडिया कंपनी डीबी कॉर्पोरेशन के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और उनसे हम बात करेंगे उनके रिजल्ट पर। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं डीबी कॉर्प के प्रोमोटर डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल साहब। गिरीश अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। नतीजों पर से आपसे शुरुआत करता हूं, और जो नतीजे एक बार हमारे दर्शकों के सामने रख दूं। साल दर साल बेहद शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई दिखी है। रेवेन्यू भले ही आपको 6% कम दिख रहा हो साल दर साल कंसोलिडेटेड बेसिस पर, लेकिन कामकाजी मुनाफे में बड़ा जंप है 54% का। मार्जिन 13.5% से 22.5% के आसपास पहुंचते हुए दिखे, तो मार्जिन में जबरदस्त उछाल है, और मुनाफा 158% बढ़ा है, यानी कि 24 करोड़ से 62 करोड़, उसमें 13 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन, लेकिन उसके बावजूद जबरदस्त परफॉर्मेंस है। हर एक पैरामीटर पर काफी तगड़ी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आई है। अग्रवाल साहब बताएं सबसे पहले, सर क्या कुछ खास कारण रहे, ये तिमाही इतनी दमदार कैसे रही? सबसे बड़ा कारण तो ये रहा था कि बाजार खुल गया था। जनवरी फरवरी मार्च में काफी नॉर्मल हो गया था। लोगों को लगने लगा था कोविड चला गया है, तो वापस नॉर्मल हो गई लाइफ। कंजम्पशन बढ़ गया, लोग गाड़ी खरीद रहे थे, सामान खरीद रहे थे, एडवर्टाइजिंग में खूब जवाके हो रही थी, तो उसका एडवांटेज मिला। दूसरा एक बड़ा एडवांटेज हमको मिला हमारी कॉस्ट कटिंग का। आपको याद हो मैंने पिछले साल इसी टाइम पे ये बताया था कि हम लोग 125 करोड़ रुपए की पूरे साल में कॉस्ट कम करेंगे। उस 125 के अगेंस्ट में हम लगभग 195 करोड़ की कॉस्ट, अभी तक 195 करोड़ की कॉस्ट हम कर पाए हैं कम। और उसके अगेंस्ट में हमारा ऐसा मानना है कि लगभग 60-65% वो जो कॉस्ट कटिंग है वो आगे हमारे लिए सस्टेनेबल भी रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कंपनी ने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया। हमारे पूरे जो 8-9 हज़ार लोग हैं उन्होंने मिलकर देखा कि हम इसमें क्या करें जिससे कि हम इस बार कंपनी को इतना मजबूत कर लें कि ये आगे के लिए भी हमारे लिए स्ट्रांग हो जाएगा। इस पे हम लोग इंटरनली एक शेर बोलते हैं कि तूफानों से निकाल के लाए हैं कश्ती मेरे यारों, अब इसको आगे भी संभाल के रखना मेरे यार। इसलिए वर्किंग वही कर रहे हैं कि जो हम इस स्ट्रांगनेस से बाहर आए हैं उसी से आगे बढ़े। बिल्कुल, और वाकई में इस मुश्किल समय में जो कॉस्ट कंट्रोल करके आपने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव की वो काबिल तारीफ है। अग्रवाल साहब अब ये बताएं, हालांकि रेवेन्यू थोड़ा सा कम रहा है ना पिछले साल के मुकाबले में, तो क्या अब जब सिचुएशन बेहतर हो रही है ना, पिछले साल तो लोग अखबार भी नहीं मंगाते थे, ऐसा लगता था कि अखबार आने से कोरोना घर में आ जाएगा, लेकिन अब वापस सिचुएशन नॉर्मल हो गई, तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी की उम्मीद कब से करें? और साथ ही थोड़ा आइडिया दें, दोनों ही सर्कुलेशन से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन वाला और एडवर्टाइजिंग, इस रेवेन्यू में किस तरह के ट्रेंड बन रहे हैं सर? तो सिंघवी साहब, सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा कि ये जो आपने बोला ना कि कोरोना के टाइम पे लोग अखबार भी नहीं बुलाते थे, ये बंबई दिल्ली में हुआ था जहां आप लोग रहते हैं, लेकिन हमारे मार्केट में ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो अखबार 2-4 दिन के लिए जरूर ऊपर चलिए, बढ़िया बात। लेकिन आदमी ने कहा भाई अखबार सुबह की चाय के साथ जरूरी है। इसलिए अगर आप देखें तो हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, इन सभी अखबारों की प्रसार संख्या लगभग 85-90% पे भी आ गई, क्विक हो गई। इंग्लिश को जरूर लंबा चौड़ा डेंट लगा, चूंकि बंबई शहर, दिल्ली शहर आपके डिफरेंट है। और आगे का भी हमको लगता है कि जो सर्कुलेशन है, जो 10-15% कॉपी बची है, ये जैसे जैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बाजार में आएगा कि ऑफिसेज परमानेंट खुलेंगे, तो ये ऑफिसेज की कॉपी है, रेलवे की कॉपी है, धीरे धीरे सब वापस आएगा। एडवर्टाइजिंग में हमको ऐसा लगता है कि जो अब हिंदुस्तान में माहौल बना है कि वैक्सीनेशन भी एक फुल फ्लैग ड्राइव सरकार चला रही है और एक कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, तो मैं समझता हूँ अगले 2-3 महीने में ये एडवर्टाइजिंग भी जो है वो नॉर्मल की स्थिति में आ जाएगी।
एक इम्पोर्टेंट काम और हुआ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोल सकूं। ये देखिए पिछले साल जी भर जी में, जी प्लीज बताएं सर। पिछले साल भर में क्रेडिबिलिटी एस्पेक्ट जो अखबारों का होता है उस पे वास्तव में एक पक्की मोहर लग गई। नहीं तो क्या होता था कि क्रेडिबिलिटी ऑफ अखबार एक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था लोगों ने। अगर आप गौर करें, सोशल मीडिया में फेक न्यूज आती थी, आप घबरा जाते थे सोच के वगैरह वगैरह। तो जितने भी सर्वे हुए हैं, भला वो एससीआई का ट्रस्ट स्टडी हुआ हो या कैंटर का हुआ हो, सब में ये क्लियर हुआ कि कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, जो भरोसा होता है अखबारों पे, वो सबसे ऊपर है और बड़ा है बल्कि पिछले सालों से। बिल्कुल ये बात सही है सर, मैं 100% एग्री करता हूं कि जो ऑथोराइज न्यूज मीडियम है उनका भरोसा कोरोना काल में, उन पर भरोसा काफी तेजी से बढ़ा है। अखबार तो उसमें डेफिनेटली सबसे आगे हैं। जब आप छापते हैं तो उसके पीछे एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जिस खबर को आप दे रहे हैं। बाकी तो आजकल इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहीं भी कोई भी कुछ भी लिख दे, कुछ भी चला दे और सबको लगता है वही सच है, लेकिन जब सच और झूठ का अंतर करना होता है तब ये क्रेडिबिलिटी और जो रिलायबल न्यूज डालने वाली बात है वो बड़ी आगे सामने आती है, और उसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। अच्छा जी 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 सर। क्या सर, देखिए जैसे आप भी जर्नलिस्ट हैं, तो मैं सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान में, सभी मीडिया के साथ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन सारे जर्नलिस्टों ने अपनी जान पे खेल के सत्य को रिपोर्ट किया, कोरोना को रिपोर्ट किया। हमारे जर्नलिस्ट में अगर आप देखें, हम लोगों ने गंगा की स्टोरी की, हॉस्पिटल की स्टोरी की, माफ करिए काफी लोग तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कहना बहुत आसान होता है कि नहीं नहीं कोई भी स्टोरी हो सकती है, लेकिन आप सोचिए जो मेरा जर्नलिस्ट हिम्मत करके उस शमशान ग्रह में गया जहां जाके गिन रहा है कि कोविड की कितनी लाशें आई हैं, वो जो मेरे 27 जर्नलिस्ट जो गंगा के पूरे 1100 किलोमीटर के पैच पे गए और जहां पे उन्होंने जाके देखा कि भाई सत्य क्या है, कि लोग जो बोल रहे हैं कि गंगा में कोरोना की डेड बॉडीज बहा दी गई हैं, दबा दी गई हैं, इन सबको रिपोर्ट करना, अपनी जान पे खेलना, वास्तव में मैं उन सबको नमन करना चाहूंगा कि जिन्होंने अपनी जान पे खेल के ये ध्यान रखा कि हम सच को आगे ला सकें। बिल्कुल। और अग्रवाल साहब, ये आपका बड़प्पन है कि आपकी विनम्रता है कि आप इतने बड़े मीडिया हाउस के फाउंडर प्रमोटर होने के बावजूद इस तरह का आप विचार रखते हैं, और एक छोटे से छोटे जर्नलिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसे आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सारे जर्नलिस्ट की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आइए आपकी डिजिटल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। डिजिटल आपके लिए एक बड़े फोकस का माध्यम है, वहां पर किस तरह के आपके प्लान है और किस तरह का रेवेन्यू वहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जरा उसके बारे में जानकारी दें सर। देखिए डिजिटल में थैंक्स टू कोरोना कि आदमी की जिज्ञासा बहुत बढ़ गई, घबराहट बढ़ गई, जिज्ञासा बढ़ गई। कहते हैं ना कि ग्लोबल विलेज है दुनिया, वास्तव में ग्लोबल विलेज हो गई कि आपको इंदौर में बैठ के, जोधपुर में बैठ के, विशाखापट्टनम में बैठ के आपको न्यूयॉर्क की खबर भी चाहिए, जानना चाहते दुनिया में क्या हो रहा है। तो आदमी ने सुबह अखबार पढ़ा और दिन भर हमारे डिजिटल पे उसका अपडेट हुआ। तो इसलिए हुआ ये कि जो डिजिटल हमारा मान लीजिए 1 मिलियन था, आज वो 5.5 मिलियन DAUs हो गए, रोज के यूजर हो गए हमारे। तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ डिजिटल में हमको आई है। और हमारा मॉडल डिजिटल में जो है वो एडवर्टाइजिंग का नहीं है, हमारा मॉडल हमारे ऐप पे है। हम हमारे सारे सब्सक्राइबर जो पढ़ना चाहते हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे ऐप पे आइए और ऐप पे आके डाउनलोड करके खबरें देखिए। इसीलिए हमारा जो रेवेन्यू मॉडल भी है आगे चल के, वो एडवर्टाइजिंग नहीं होगा, वो ऐप का सब्सक्रिप्शन होगा। और देखते हैं वो कब होगा, उसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक बात है। आखिरी सवाल सर ये कि नए प्लान्स क्या हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, कहां से ग्रोथ आएगी, क्या आपका इरादा है, और क्या कुछ नए रीजन्स में कोई सर्कुलेशन और खोलने का इरादा, जो भी आप सोच रहे हैं जरा बताएं सर हमारे दर्शकों को। देखिए आगे साल में केवल एक ही फोकस है कि हमको हमारी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू को वापस लेके आना है। और एक बड़ा एडवांटेज हुआ है हमको गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, कि कोरोना में जो भास्कर ने रिपोर्टिंग की है उसकी वजह से हमारे को मार्केट शेयर में चेंज हो गया है। हम देख रहे हैं सर्कुलेशन में कि हमारा जो मार्केट शेयर है सर्कुलेशन में इन सभी शेयरों में बहुत बड़ा है। तो उसका हमको एडवांटेज एडवर्टाइजिंग पे मिलना चाहिए। सारा फोकस अभी उसी पे होगा कि एडवर्टाइजिंग बने, जिससे कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 1 साल पहले थी, उससे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। ठीक बात है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वाला साल जो पिछले साल से या पिछली तिमाही से मोमेंटम बना है, वो मोमेंटम और आगे बढ़ता दिखे और इस साल आपके लिए बहुत सुपर डुपर परफॉर्मेंस आती हुई नजर आए। इसकी हम बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका, जी बिजनेस के लिए आपने वक्त निकाला, नतीजों पर और साथ ही आगे के आउटलुक पर आपने पूरा गाइडेंस हमारे दर्शकों को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
आइए बढ़ते हैं आगे और इस वक्त बाजार में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। जब हमने शो की शुरुआत की थी तो हम 15,700 के ऊपर थे और अब दिन के निचले स्तरों की तरफ आता हुआ दिख रहा है बाजार। 15,650 से आसपास निफ्टी आता हुआ और बैंक निफ्टी भी 34,600 को पहली बार तोड़ता हुआ दिख रहा है। तो पिछले 15 मिनटों में, 15 मिनट भी नहीं शायद 10 मिनटों में एक तेज बिकवाली होती हुई दिखी है बाजार में। ये एक इस वक्त का एक्शन आपके सामने नजर आएगा। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। हाँ, इससे पहले कि मैं एक्सपर्ट से बात करूं, जैन साहब से एक बार राय लेनी जरूरी है। डीबी कॉप हमने भी इसको स्टॉक को आज के 2000 कैटेगरी में कवर किया था और जैन साहब ने भी मेरे ख्याल से 90 रुपए के आसपास इस स्टॉक को जेम्स के तौर पर अपने रिकमेंडेशन लिस्ट में शामिल किया था। जैन साहब, आपने मैनेजमेंट को सुना होगा, गिरीश अग्रवाल साहब को, क्या है आपकी राय स्टॉक पर अब? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर रिमेंबरिंग इट। एक्चुअली मैं 90-95 रुपए के लेवल्स पे जब रेकमेंड कर रहा था तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, ये क्वार्टर भी और आगे आने वाले क्वार्टर्स भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि मैं बहुत एग्रेसिवली देखता हूँ डीबी कॉर्प। मतलब देखिए, भोपाल की कंपनी है, बट जयपुर में भी जब ये लोग आए थे, आई थिंक 98-99 की बात है, बहुत जबरदस्त धमाके के साथ आए थे और आज राजस्थान में पूरे छाए हुए हैं। तो मैं कई बार रिलेट कर पाता हूँ कि किस तरीके, क्योंकि बहुत पढ़ते हैं, रोज देखते हैं। और कोरोना के दौरान हमने अनिल जी बंद नहीं किया था, क्योंकि देखिए डीबी कॉर्प का जो दैनिक भास्कर है उसको पढ़े बिना दिन निकलता नहीं है जयपुर में। और वहां पे वेरी फ्रेंकली मैं ओबिचुअरीज का पेज रोज देखता हूँ, क्योंकि अब कनेक्शन होना और कई लोग इतनी ज्यादा वो हो रही थी तो देखना जरूरी होता है। तो ये पेपर तो हर लोगों का दिनचर्या स्टार्ट करने वाला पेपर होता है। बट एनीवेज, रिजल्ट्स वर एक्सीलेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे बात लगी वो कॉस्ट कटिंग। उससे मुझे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि कॉस्ट कटिंग 125 करोड़ की बात कर रहे थे, 195 करोड़ तक की फिगर्स देके गए हैं। तो मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और आगे भी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से कमेंट्स आए हैं तो आई थिंक इट विल डू वेल। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा है हमारे रिकमेंडेशन पे बिल्कुल होल्ड करके रखें, कहीं दिक्कत नहीं है, डिविडेंड यील्ड वगैरह सब बढ़िया है, सो कंटिन्यू होल्डिंग इट। बिल्कुल, तो कंटिन्यू होल्डिंग, कोई परेशानी नहीं है। ये है आपके लिए राय डीबी कॉप पे। इस बीच रुपए पर और कमजोरी आपको आती हुई दिख रही है। 73.90 के लेवल पर रुपया आ रहा है। तो थोड़ी जो ग्लोबल मूड माहौल बिगड़ा हुआ है उसका असर ना ही सिर्फ बाजार पर आप देख रहे हैं बट रुपए पर भी देख रहे हैं। लगभग 60 पैसे की कमजोरी आपको एक ही सेशन में दिख रही है। 33 पैसे नीचे खुला था रुपया, वहां से और गिरावट के साथ अब आपको करीब 60 पैसे नीचे रुपया ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो कमजोरी बढ़ रही है, वहां पर गिरावट आ रही है। और इस समय जो निफ्टी में गिरावट आई है उसका कंट्रीब्यूशन आप देखें, एक तो टाटा स्टील एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है तो इसलिए आप वहां पर ज्यादा प्रेशर बने हुए देख रहे हैं। बट इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज में गिरावट आई है, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, यहां पर वीकनेस ज्यादा आई है, और एक्सिस बैंक, जिसकी वजह से आप बाजार का थोड़ा प्रेशर और बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो बैंक्स में जो वीकनेस आ रही है वो डेफिनेट कंट्रीब्यूटर है। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक टॉप लूजर्स हैं इस समय, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाजार की गिरावट में, नॉट नेसेसरली परसेंटेज वाइज जो टॉप लूजर्स हो। एक बार इंडसइंड बैंक पर राय लेते हैं, क्योंकि ये 1000 के आसपास ही कंसोलिडेट करता रहता है, ना उसके ऊपर जा रहा है ना उसके नीचे। वागले साहब, क्या चल रहा है इंडसइंड बैंक में? ब्रेकआउट आता है, ट्रेडिंग कॉल्स आती हैं इस पर, बट ये मूव नहीं कर पा रहा है ज्यादा ऊपर सर। 1000 का लेवल इसको ब्रेक करना नहीं चाहिए था। ये मेरे लिए तो बेरिश है। अगर 1000 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो ये कम से कम 30 से 40 रुपए नीचे 960 का मेरा इसमें टारगेट होगा। और मार्केट में भी थोड़ा सा सेलिंग आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो फिलहाल थोड़ा अवॉइड किया जाए। जहां तक इंडसइंड बैंक का है सवाल, ये भी आपको कमजोर दिख रहा है। मारुति पर वीकनेस आई है और काफी समय बाद 7000 के सपोर्ट को मारुति तोड़ते हुए इस समय दिख रहा है। लगभग अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इस महीने तो पूरा ही होल्ड किया है, पिछले 3 हफ्तों के बाद इस लेवल के नीचे मारुति आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, क्या चल रहा है मारुति के चार्ट में? और ये जो 7000 का लेवल तोड़ा है, यहां से और फिर गिरावट आएगी या सपोर्ट मिल जाएगा? देखिए, कमजोरी दिख रही है चार्ट पर। आज एक देखिए छोटा सा गैप बना, गैप के बाद स्टॉक नीचे आता हुआ दिख रहा है। किसी तरह की कोई बाइंग नहीं आ रही है निचले स्तरों पर भी, और कुछ अहम सपोर्ट भी आसानी से टूट गए हैं। तो उससे दीपांशु लगता है कि ये गिरावट गहराएगी और 6800 6750 ये वो रीजन है जहां पर के कुछ सपोर्ट अब आना चाहिए। तो मुझे लगता है और यहां से 200 रुपए की गिरावट मुमकिन दिखती है। 6750 पर असली परख होगी कि क्या गिरावट और रहती है या वहां से कुछ सपोर्ट मिलता है। खरीदारी की कोई जल्दबाजी नहीं है, वेट एंड वॉच करें। वैसे भी स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है तो कोई खरीदारी की राय मारुति पर इन स्तरों पर नहीं।
ओके, खरीदारी की राय नहीं है इन स्तरों पर। मारुति के लिए नजर रखिए, वीकनेस आ रही है और 7000 का लेवल भी मारुति इस समय आपको तोड़ता हुआ दिख रहा है। रॉयटर्स के हवाले खबर आ रही है एस्ट्राजेनेका, एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंटली वैक्सीन से जुड़ी खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वो वैक्सीन का उत्पादन करीब 1 करोड़ डोजेस पर महीने से बढ़ाएंगे। फिलहाल 9 करोड़ डोजेस का उत्पादन है, जिसको बढ़ाकर 10 करोड़ डोजेस का कर दिया जाएगा। कल भी एस्ट्राजेनेका की खबर आई थी, कोविड ड्रग की टेस्टिंग चल रही थी, ट्रायल चल रहा था, जिसमें सफलता ज्यादा नहीं पाई गई है फेज 3 ट्रायल में, पर उसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बढ़ाने वाला है। इसके साथ ही अभी थोड़ी देर पहले खबर भी आई थी स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर, ऑलरेडी एक सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है, कुछ शहरों में वैक्सीन उपलब्ध है, अब इसकी उपलब्धता को 9 और शहरों में बढ़ाया जाएगा। वैसे तो पॉजिटिव खबर है, बट डॉक्टर रेड्डीज आज थोड़ा सुस्त ट्रेड करते हुए दिख रहा है ट्रेड में। सुमित जी, जरा डॉक्टर रेड्डीज पर भी राय दें, ये गिरावट आई है, हालांकि खबर तो कंपनी के लिए अच्छी ही थी, और वीकनेस देखते हैं या फिर ये खरीदारी का मौका है रेड्डीज पर? दीपांशु, कोई भी दिक्कत नहीं है डॉक्टर रेड्डी के अंदर। ये जो गिरावट आ रही है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पिछले कुछ दिनों में हमने डॉक्टर रेड्डी में ऑलमोस्ट 400 से 500 पॉइंट का अपसाइड मूव देखा था, तो ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। 5250 के आसपास डॉक्टर रेड्डी में बाय बनेगा, ऊपर में वापस से 5555 और 5600 के लेवल जल्दी ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो डॉक्टर रेड्डी में ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज में है बाइंग अपॉर्चुनिटी। खबर तो इसमें अच्छी आ रही है कंपनी के लिए, स्पुतनिक वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया जा रहा है, बट आज स्टॉक थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आपको दे रहा है। कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छी होल्ड आउट कर रहे हैं। गुजरात गैस, इसके बारे में हम लगातार 2 दिनों से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में बताएंगे भी कि इतनी बढ़िया तेजी का रीजन क्या है। बट गुजरात गैस के साथ साथ आप GSPL पर भी रखिए नजर, क्योंकि वहां पर भी एक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है, जिस तरह से गुजरात गैस में तेजी आई है। GSPL, हिमांशु जी जरा इसकी चार्ट पर राय दें, 3-3.25% ऊपर है इस समय। दीपांशु, मेरे हिसाब से स्टॉक का जो चार्ट फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव है। स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस के आसपास काम कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर गुजरात गैस के चलते की तेजी के चलते यहाँ पर भी बाइंग ट्रैक्शन बना हुआ है, तो 315 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन में बना रहा जा सकता है। और मुझे लगता है कि फ्रेश खरीदारी भी यहाँ पर इन लेवल्स पे की जा सकती है। 315 रुपए का एक शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए GSPL, जहां पर आपको रखनी है नजर। गुजरात गैस के साथ साथ इस काउंटर पर भी आप नजर रखिए, मोमेंटम इस पर आ रहा है। मोमेंटम कुछ और काउंटर्स में आपको आते हुए दिख रहा है। कोरोमंडल, कल जय इसके बारे में राय देकर गए थे खरीदारी की, और वीक बाजार में भी कोरोमंडल होल्ड कर रहा है। सुमित जी, कोई राय इसकी चार्ट पर? पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक में ओवरऑल तेजी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और कोरोमंडल में मेरे को लग रहा है कि 900 के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, और एक बार 900 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक करता है तो 925 से 940 रुपए तक के लेवल भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो कोरोमंडल में पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो कोरोमंडल में पोजीशंस होल्ड करके चलें, कोई परेशानी की बात नहीं है उस काउंटर पर, और तेजी के ही मूड में रहा है वीक बाजार में भी। पर आइए, IPO मार्केट में भी बढ़िया एक्शन बन रहा है। 2 IPOs कल शाम बंद हुई, 2 IPOs ऑन गोइंग हैं, और लगातार अनिल जी भी आपको IPOs पर सलाह दे रहे हैं। बट एक इंटरेस्टिंग रिसर्च वरुण निकाल कर लाए हैं उन IPOs की जहां पर आपने उतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं देखा है, बट परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है, या परफॉर्मेंस कैसी रही है उन IPOs की जहां पर शायद सब्सक्रिप्शन फिगर्स उतने ज्यादा नहीं रहे हैं रीसेंट IPO वेव में। आइए इसके बारे में जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, एग्जैक्टली क्या डेटा बता रहा है इस रिसर्च में? देखिए दीप, एक्चुअली हुआ ये है ना कि आप कैलेंडर ईयर 2021 में देखें तो जनवरी से अब तक करीब 21 कंपनी अपने IPO ला चुकी है। उन 21 कंपनीज में से 8 कंपनीज ऐसी है जिसमें 9 कंपनीज ऐसी है मान लीजिए, क्योंकि जो सोम कॉमस्टार है जो कि अभी हाल ही में कंपनी आई है, उसमें भी करीब 9 कंपनीज ऐसी है जिनका सब्सक्रिप्शन जो है वो 10 गुना से ज़्यादा रहा है। हालांकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि कंपनीज को 100 गुना या फिर उससे ज़्यादा का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है, लेकिन ये वो 9 कंपनियाँ ऐसी है जिनके सब्सक्रिप्शन नंबर जो है वो 10 गुना से कम थे, यानी कि काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन इनको मिला है। और इनफैक्ट जो कल जो कंपनी थी उसका तो जो सब्सक्रिप्शन है वो करीब 2.28 टाइम्स के आसपास है। और मैक्रोटेक डेवलपमेंट्स के बाद सोना BLW प्रिसिशन जो है वो सबसे कम सब्सक्राइब होने वाली दूसरी कंपनी है। अब तकलीफ ये होती है कि जितनी कंपनी जितना कम सब्सक्राइब होती है उसमें लिस्टिंग गेन्स की संभावनाएं उतनी ही कम होती है। जो 8 कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ जिनमें 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने मिला था, उनमें से 6 कंपनियां ऐसी थी जिनमें लिस्टिंग गेन्स मिले ही नहीं। इनफैक्ट ये वो कंपनीज थी
जिनकी लिस्टिंग प्राइस जो है इनके इशू प्राइस से भी नीचे थी। केवल एक कंपनी ऐसी थी जिसकी लिस्टिंग प्राइस इसके इशू प्राइस के आसपास थी और एक कंपनी ऐसी थी जो कि अपने इशू प्राइस से ऊपर लिस्ट हुई है। बाकी 8 में से 6 कंपनियां ऐसी थी जिनका जो लिस्टिंग प्राइस है वो इशू प्राइस से कम था। मिसाल के तौर पे देख लीजिए, मैक्रोटेक डेवलपर्स, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल्याण ज्वेलर्स, इसके अलावा IRFC, क्राफ्टमैन, ये तमाम वो कंपनी थी जिनका इशू प्राइस जो लिस्टिंग प्राइस है इशू प्राइस के काफ़ी नीचे था। सिर्फ यही नहीं, 8 में से 4 कंपनियां ऐसी है जो अभी भी अपने इशू प्राइस के नीचे ही ट्रेड कर रही है। 8 में से 5 कंपनियां ऐसी है जो लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है लेकिन इशू प्राइस के अभी भी नीचे 8 में से 4 कंपनियां हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये कंपनियां हम जब अक्सर कहते हैं कि शायद जिस दिन लिस्टिंग होती है उस दिन अगर स्टॉक गिर गया तो शायद उस दिन उसका लो होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 8 में से अगर आप 5 कंपनियां देखेंगे तो लिस्टिंग के दिन इशू प्राइस से नीचे लिस्ट हुए, उस दिन गिरे, उसके बाद भी इन कंपनियों में गिरावट जारी थी। केवल 3 कंपनियां ऐसी है जिसने जिस दिन लिस्टिंग थी उस दिन नीचे गिरे और उसी दिन बॉटम बना दिया, उसके बाद गिरे नहीं। लेकिन बाकी जो कंपनियां हैं उनमें उसके बाद भी गिरावट देखने मिली है। तो एक बात तो साफ है कि अगर सब्सक्रिप्शन कम मिलता है तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपको लिस्टिंग गेन तो होने वाले है नहीं, और अगर ऐसे चांसेस बनते हैं कि लिस्टिंग के दिन बॉटम बन जाए तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी है जो लिस्टिंग के बाद गिरे उसके बाद भी लगातार गिरते गई है। तो ये आपको नजर रखना है जिस दिन लिस्टिंग होगी। तो आप ये कह रहे हैं वरुण के जो थोड़ी IPO की क्वालिटी ठीक है लेकिन जिन्होंने महंगे दिए हैं, कंपनियां अच्छी है लेकिन IPO की प्राइसिंग एग्रेसिव कर दी तो लिस्टिंग गेन की जगह बची नहीं, और जब लिस्टिंग गेन की जगह ना हो तो ज्यादा लोग लगाते नहीं पैसा। लॉन्ग टर्म लगाने वाले हैं कितने, कहने के लिए सब लॉन्ग टर्म बोलते हैं लेकिन लगाते तो है नहीं। कौन पहले IPO में 3 साल के लिए पैसा लगाए, लगाते तो लिस्टिंग गेन के लिए है, बराबर है। तो अब ये बताओ, इसका मतलब क्या ये समझे कि जो अच्छी क्वालिटी के IPO है, ठीक है, उसमें सब्सक्रिप्शन आया कम क्योंकि वो है महंगे, और लिस्टिंग नीचे हुई, उसके 1-2 दिनों बाद अगर नीचे के लेवल पर कहीं सेटल हो जाए तो उन IPO में लिस्टिंग के बाद पैसा लगाना चाहिए, उन शेयरों में उसके बाद लगाना चाहिए। और ये फॉर्मूला क्या ये सोना BLW प्रिसीजन पे लगाया जा सकता है जहां मुश्किल से 2 गुना इश्यू भरा है? अनिल जी देखिए, क्वालिटी अच्छी है। अब जैसे कि आप देखेंगे तो बार्बिक्यू नेशन, पावर ग्रिड, ये सब ठीक ठाक IPO थे। मैक्रोटेक डेवलपमेंट, ये 3 ही दरअसल कंपनियां हैं जो कि जिस दिन लिस्टिंग हुई उसी दिन उन्होंने बॉटम बनाया, हालांकि इशू प्राइस के नीचे लिस्ट हुए थे। उसके बाद से इन कंपनियों में अच्छी तेजी देखने मिली। तो ये तो अच्छी क्वालिटी कंपनी थी, लेकिन कुछ अच्छी क्वालिटी कंपनियां ऐसी भी थी जो जिस दिन लिस्ट हुए उसके बाद गिरी, उसके बाद गिरते चली गई। आप IRFC देख लीजिए, कल्याण ज्वेलर्स देख लीजिए, ये तो अच्छी क्वालिटी कंपनी है लेकिन उसके बाद भी गिरते गई। तो ये कहना काफी मुश्किल है अनिल जी कि उसी दिन बॉटम बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, चांसेस है बट थोड़ा रिस्की है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात है, कम सब्सक्रिप्शन मिला है तो स्टॉक्स नीचे खुलेंगे, इतना तो पक्का है, लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा। अब वैसे अनिल जी एक और स्टॉक मुझे याद है जो कि इसी तरह का हुआ था, और वो है मिश्र धातु, जो लिस्टिंग काफी नीचे हुई थी लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह का मल्टीबैगर बना। तो हाँ, क्वालिटी कंपनियां है तो ऐसा हो भी सकता है। तो मिश्र धातु वाले तो जैन साहब है ना इधर, इनसे पूछो IPO के जब हालांकि मैं भी उस IPO में तो मैं भी बुलिश था कि कंपनी बहुत अच्छी है, थोड़ा सरप्राइज भी हुआ उस समय, सरप्राइज का शॉक भी लगा कि इतना नीचे कैसे क्या हुआ, लेकिन उसके बाद तो देखो कंपनी की परफॉर्मेंस दमदार रही। जैन साहब बताओ जरा आइडिया दो जी इसके बारे में, मिश्र धातु। बिल्कुल अनिल जी, आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। ये मिधानी चल ही नहीं रहा है। ये पिछले साल अगर मैं कई स्टॉक्स कम से कम भी 400-500 आइडियाज तो शेयर किए होंगे चैनल पे, बट ये एक स्टॉक है भगवान की दया से बहुत टूटा हुआ नहीं है। 204-5 भी रेकमेंड किया था और आज भी वही है, फिर वापस 190 के लेवल्स पे भी वापस से रेकमेंड किया, और ये मैं पिछले नवमी पिक के तौर पे भी दिया, इस बार भी दे दिया, बट ये चल नहीं रहा। बट अगेन मुझे बहुत कन्विक्शन है, मुझे इसके फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया लगते हैं। जस्ट बिकॉज PSU स्टॉक है, डिविडेंड और ये बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इस स्टॉक को लेके रखे, बने रहे, डरना नहीं है बिल्कुल भी, और ये अच्छा रिटर्न देगा आने वाले दिनों में। एक अलग यूनिक टाइप के मेटल्स में है ये, और डिफेंस और ये सबसे रिलेटेड यूसेजेस है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई इशू है। बस ये है कि डाउनसाइड आए तो कहीं ना कहीं एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तो 190-180 तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस आ जाता। बीच में तो एक बड़ी स्पाइक आई थी, 215 रुपए तक भी गया था, बट अगेन आई थिंक देयर इज नथिंग टू वरी। कहीं न कहीं एवरेजिंग मतलब कहाँ, मतलब कहीं मतलब कहाँ, कहीं किस लेवल पे, वो तो बताओ। बहुत दिनों बाद कहीं आया है वो आज क्या, वो हिमांशु जी मेरी पूरी कोटा पूरा कर दिए थे, वो कहीं ना कहीं आज उन्होंने ज्यादा यूज कर लिया। मैं सुन रहा था
तो मैं बोला कहीं मेरे ऊपर आएगी घास, बट मैं क्या कॉन्शियसली अनिल जी ठीक कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम बोलूं नहीं, क्योंकि आपने मेरे को मस्ती की पाठशाला में बहुत खींच दिया था इसके ऊपर, तो मैं अब थोड़ा डर गया हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा अभी आजकल कॉन्शियस हो गया हूँ। बट कहीं ना कहीं नहीं है, ये 180 से 190 का रेंज है जहां पे हमें बिल्कुल कॉशियस वहां पे एवरेजिंग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मार्केट्स में कई बार ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो चले हुए नहीं होते हैं और कंसोलिडेटेड है, फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, तो सोने पे सुहागा है, कहीं सोचना नहीं है, बिल्कुल लेना। देखिए जैन साहब, अच्छी आदतें आसानी से आती नहीं और बुरी आदतें आसानी से जाती नहीं। अगर ये आपकी चली गई आदत तो आप ये समझ लेना बुरी आदत है, और अगर आपने रखी तो समझ लेना अच्छी आदत है। अगर अच्छी आदत समझकर आप रख लेंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप बोलेंगे तो हम मौका छोड़ेंगे नहीं, और अगर आपने भूल गए तो भी हम मौका छोड़ेंगे नहीं। देखिए हमें मौका छोड़ना नहीं है, ये बात पक्की है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहे। चलिए ये है जैन साहब की तरफ से राय आपके लिए मिधानी पर। श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्रीकांत जी का भी स्वागत कर लिया जाए। श्रीकांत जी स्वागत में आप एक बार जरा मार्केट के चार्ट ही बता दें, या कोई अगर स्टॉक आपके दिमाग में है जो आप सोचकर बैठेंगे इस स्टॉक पर मैं आते ही बात करूंगा, वो बताइए। थैंक यू अनिल जी। देखिए अनिल जी, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसे लग रहा था कि ये जो 15,620-30 के करीब आया था निफ्टी, तब बाय करने जैसा था, बिकॉज मैंने देखा है कि 1:30 से 2:30 बजे के बीच में हमेशा एक अच्छा प्राइस शिफ्ट आता है, और उस शिफ्ट में अगर मार्केट अगर एक अच्छे सपोर्ट के करीब आता है तो वहाँ से अच्छा टर्न बैक करता है। तो एक तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्विंग अभी आ चुका है मार्केट में, लेकिन आज की जो क्लोजिंग है या आने वाले 1 या 2 दिन की क्लोजिंग है अनिल जी, वो 15,600 के नीचे आ जाती है, 15,600 के नीचे, तो फिर एक बार हम 15,400 तक जा सकते हैं, जहाँ पे ऑल टाइम हाई था मार्केट का एक कुछ 10-15 दिन पहले की बात करेंगे तो 15,400 तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। बेसिक ट्रेंड ऑफ द मार्केट काफ़ी अच्छा है, लेकिन 15,600 के नीचे का बंद नहीं आना चाहिए। और अगर ऊपरी तरफ अगर देखें तो मुझे लगता है कि शायद एक बार जब तक ये जो एजीएम का जो एक मोमेंटम बना हुआ है मार्केट में, और जैसे काफ़ी सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बार शायद एजीएम तक यानी कि इस एक्सपायरी तक हम मार्केट को एक बार 16,000 के ऊपर देख सकते हैं। तो 16,050 के टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो पोजिशनल ट्रेड लेने चाहिए अगर मार्केट में अगर कोई भी गिरावट अगर आती है तो। ये बनी बात। और दूसरी ये है कि अगर काम छोड़ दो सब, एक मिनट सब काम छोड़ दो, सब लोग, सारे एनालिस्ट, सारे गेस्ट, सारे एक्सपर्ट, सब लोग, सारे व्यूअर्स, प्लीज एक बार श्रीकांत जी की तरफ फिर से फोकस लाए। श्रीकांत जी ने बहुत अच्छी बात बोली, दिल बाग बाग हो गया, प्रसन्न हो गया। श्रीकांत जी वापस से बताएं एक्सपायरी के लेवल के ऊपर, जल्दी से बोलिए, मतलब इतनी खुशी हो रही है कि बर्दाश्त नहीं हो पा रही, जल्दी से बताइए वापस। अनिल जी आप मुझे लॉक कर रहे हो। इस एक्सपायरी में मुझे लग रहा है 16,000 क्लोजिंग आनी चाहिए। मार्केट में अगर आप देखें तो जून महीने में जो एक रोलर कोस्टर राइड चालू हुई है मार्केट में, उसमें करेक्शन आ रहे हैं, लेकिन मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। जैसे लग रहा है कि ये भी एक अच्छा करेक्शन की एक शायद एक करेक्शन हो चुका है, इसके बाद एक वापस अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी मार्केट में, और एक बार हम लोग वापस 16,000 प्लस के लेवल्स देख सकते हैं। मालूम है श्रीकांत जी, मालूम है श्रीकांत जी सुनिए, मालूम है तेजी करने वाले ट्रेडर्स अभी क्या आपको क्या बोल रहे हैं, आपको मालूम है? बस कर रुलाएगा क्या पगले, मतलब वैसा हाल है। 16,000 यहाँ पर जो बोल रहा है यहाँ तक आ चुका है, गले तक आ चुका है। और अगर 16,000 के ऊपर हो गई एक्सपायरी तो आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर बहुत ही बढ़िया। चलिए ये बहुत बढ़िया बात हुई जो अभी श्रीकांत जी ने बताई। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, अब जब मार्केट खराब होना तो ज्यादा है ना दिमाग भाव में लगाकर और स्क्रीन पे लगाएगा, कोई फायदा तो है नहीं, होना जाना तो कुछ है नहीं। ठीक है, जो होगा वो होगा, क्लोजिंग पे देखते क्या होगा। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक आपके लिए आ रहा है, फुटबॉल और शेयर का कनेक्शन, वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो एक जिम्मेदारी है वो पूरी कर लेते हैं। तो दीप 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी ले लें हम। बिल्कुल सर, बिगुल भी आपके लिए तैयार है, चलते हैं अनिल जी के पास स्ट्रैटेजी के लिए।
सर ग्लोबल मूड माहौल डेफिनेटली सुस्त बना हुआ है और डाउ फ्यूचर्स हम सुबह से ही देख रहे हैं करीब 100 पॉइंट्स की गिरावट है। अभी थोड़ी देर पहले और गिरावट आई थी, वहां से संभले हैं, बट वही 125 पॉइंट्स के करीब आप डाउ फ्यूचर्स पर भी इस समय गिरावट देख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स सुबह होल्ड आउट कर रहे थे, पर वहां पर आज ज्यादा गिरावट आती हुई दिख रही है। तो आज शाम का सेशन इंटरेस्टिंग होगा अमेरिकी बाजारों के लिए। जो इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है कल 1.48% से बढ़कर 1.58% तक आई थी, अभी भी उसी लेवल के आसपास है, कुछ वहां पर बदलाव नहीं हो रहा है। बट सोना 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है, डॉलर 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है, ऑलमोस्ट 2 महीने की ऊंचाई पर अब डॉलर आपको आते हुए दिख रहा है। और यूरोप की बात करें तो यहां पर भी अब सुस्ती आ रही है। ठीक ठाक खुले थे यूरोप के बाजार, अब यहां पर भी थोड़ी गिरावट आ रही है। तो ग्लोबल मूड माहौल तो डेफिनेटली सुस्त बना हुआ है सर। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए परसों नेस्डेक और डाउ दोनों 100 गिरे थे। कल डाउ गिरा था 325, ठीक है, आज का 125, तो 125 यानी 325 और 125 400 और एक 500 पॉइंट। अगर 3 ट्रेडिंग सेशन में 2.5 सेशन में 500 पॉइंट गिर जाए डाउ, और मान लीजिए 130 वाला 230 250 हो गया, समझो 100 हो गया, तो 500-600 पॉइंट की करेक्शन के बाद डाउ में रिकवरी आ जाती है। तो उम्मीद रख सकते हैं कि रिकवरी आनी चाहिए, उम्मीद है, कोई गारंटी से तो बोल नहीं सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में बहुत ज्यादा समस्या होनी चाहिए, इतनी निचले स्तरों पर खरीदारी आ सकती है। और मीटिंग, ये क्या फेड की मीटिंग के पहले ही थोड़ा करेक्शन हो गया और फेड की मीटिंग के दिन भी हो गया, तो इस करेक्शन के बाद वापस अमेरिकी बाजार नीचे के लेवल पर कहीं कहीं सपोर्ट लेने चाहिए। मैं फिर बता दूं भाई, कोई अमेरिका के बाजार के एक्सपर्ट नहीं, यहाँ के ही नहीं है, अमेरिका के तो छोड़ दे, तो इसलिए एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जनरली जो पैटर्न चलता है डाउ में वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है हर बार सेम पैटर्न काम ना करे, लेकिन हाँ ऐसा उम्मीद रख सकते हैं। तो वो एक चीज है आपके लिए, लेकिन हमारे बाजार मान के चल रहे हैं कि अमेरिका में कमजोरी रहेगी उस लिहाज से। अब आइए एक्सपायरी के डेटा में आपको बता दूं। आखिरी 1 घंटे में दीप एक ही खराब काम हुआ है, वो है 15,700 के नीचे आना निफ्टी का। 15,700 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था 78 लाख शेयरों का ठीक है, ये 78 लाख शेयर रिस्क पर आ चुके हैं। न सिर्फ ये बल्कि 15,650 के आसपास 48 लाख शेयर और है। तो 1,30,00,000 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जहां पर पुट राइटर्स थोड़े रिस्क पर हैं। उसमें भी 80 लाख शेयर के तो पक्के तौर पर हैं, जो आपके 15,700 के हैं, उसके बाद 15,750, 15,800 पे भी 10-15 लाख शेयरों के और है। तो करीबन 1 करोड़ शेयर पुट राइटर्स हैं जिन्हें जो पुट बेचकर अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि आती तो प्रीमियम लिमिटेड है, रिस्क हो जाती है अनलिमिटेड। तो ये एक रिस्क है। तो अब बहुत जरूरी है कि 3 बजे के पहले हम 15,700 के पार निकल कर टिके, और वो अब लगता है मुश्किल। तो संभावना इस बात की ज्यादा दिख रही है कि अगर आप बेस्ट केस सिनेरियो में 15,700 के आसपास भी आकर एक्सपायरी कर दें तो ये भी अपने आप में अचीवमेंट है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या, तो ज्यादा संभावना यह कि 15,600 15,625 के आसपास आप निफ्टी की एक्सपायरी होते हुए देखें। 15,600 पर हल्का सपोर्ट लेवल है, वो 54 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो कहीं कहीं 15,600 15,625 वर्स्ट के सिनेरियो में 15,575 के नीचे बंद नहीं होने चाहिए। और लगता तो नहीं है अभी कि 15,575 के नीचे बंद होंगे, तो 15,625 15,635 के आसपास जहां पर अभी हम हैं, वहां से 5-15 पॉइंट नीचे भी अगर एक्सपायरी हो जाती है, और जो संभावना दिख रही है डेटा के लिहाज से, तो वो अपने आप में ठीक होगी 15,625 15,650 की रेंज में। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच वाला मामला है। 15,575 के नीचे बंद होने पर खराब है, 15,700 के ऊपर बंद होने पर उतने बुरे नहीं है, ये ध्यान में रखिए। ये एक्सपायरी, ये क्लोजिंग के लिहाज से। बाकी कल के लिए पोजीशन ले जानी नहीं ले जानी वो हम 3:20 पर डिसाइड करेंगे कि कहां हम बंद होने की तैयारी में। बैंक निफ्टी, ये आखिरी उम्मीद है जहां पर आप हैं। बैंक निफ्टी 34,400 के आसपास। 3 दिन पहले 34,375 का लो बनाया था, वहां से रिकवरी हुई 35,375, पूरे 1000 पॉइंट की रिकवरी हुई 3-4 ट्रेडिंग सेशन में, 3 सेशन में। वापस आप घूम फिर के एक ही ट्रेडिंग सेशन में, कल आपको याद भी नहीं होगा, कल 35,380 का ही बनाया था, और आज आप देखिए लगभग 900 पॉइंट वहां से आप नीचे है। तो अब ये आखिरी उम्मीद है, 34,400 के नीचे ट्रेड नहीं करने चाहिए, टिकने नहीं चाहिए और बंद नहीं होने चाहिए। अगर इसके नीचे बंद होते हैं तो फिर बैंक निफ्टी कमजोरी के संकेत दे देगा, तब आपको तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। ऊपर में अगर हम थोड़ा सा रिकवर होकर 34,650 के आसपास, 34,800 के आसपास बंद हो पाए तो अपने आप में ठीक है। बट बैंक निफ्टी को देख के लग नहीं रहा कि बैंक निफ्टी बहुत ऊपर बंद होने की तैयारी में। निफ्टी को देखकर जरूर लग रहा है कि निफ्टी शायद 15,625 650 के आसपास एक्सपायरी देने की कोशिश करे। ये फिलहाल डेटा आपको बता रहे हैं। तो अब बचे हुए समय के लिए वायदा कारोबार के लिहाज से 15,700 को पार करना काफी मुश्किल होगा, जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट वहां पर बनाए दीप। और 34,500 के नीचे आने पर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी का, यही आखिरी सपोर्ट है 34,400 34,500। अगर यहां से रिकवर हो जाते हैं, लगता है होना चाहिए, थोड़ा हो जाए तो 34,650 के आसपास भी अगर बंद हो जाए बाजार तो अपने आप में ठीक है। जी।
ओके, तो ये है आपके लिए राय। जहां तक सवाल है मार्केट के एक्शन पर, फिलहाल सुस्ती का माहौल बना हुआ है, बट इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको एक्सपायरी दिखनी चाहिए या फिर एक्सपायरी तक शायद थोड़ा एक बाउंस बैक भी आपको आते हुए दिखे। चलिए ठीक है, बाजार का मूड माहौल है, वीकली एक्सपायरी है और ग्लोबल सुस्ती के साथ साथ बाजार पर भी इम्पैक्ट आपको आते हुए दिख रहा है। बट कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन दिख रहा है, और आइए एक ट्रेडिंग कॉल लेते हैं वागले साहब से, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। मुझे ऑटो में बहुत वीकनेस दिखती है, मैं मारुति बेचूंगा, और जो कुणाल जी ने कहा बिल्कुल मैं उनके साथ सहमत हूँ। 7,000 जिस लेवल 7,000 ब्रेक होने के बाद कम से कम 150-200 रुपए की मुझे डाउन साइड दिख रही है। 6,780 का मेरा टारगेट होगा, जो यहाँ से भी लगभग एक 180 पॉइंट है। यहाँ पर बेचे, थोड़ा बाउंस मिलता है तो और बेचे। 7,020 का स्टॉप लॉस होगा। 6,780 का मेरा टारगेट होगा, जो मुझे लगता है आज और कल में, आज नहीं आएगा ऑब्वियसली, कल तक आना चाहिए। और मेजर अच्छे स्टॉक्स के पैटर्न बिगड़ रहे हैं, तो लॉन्ग करने के थोड़ा सा मैं कॉशन ये करूंगा। मुझे लगता है निफ्टी भी 15,400 की तरफ जाने की तैयारी हो रही है। ओके, तो थोड़ी सुस्ती आ रही है बाजार में और यहाँ से और गिरावट का मूड माहौल बन सकता है। थोड़ी खरीदारी के लिए कॉशियस रहें, और मारुति पर बिकवाली की राय आ रही है वागले साहब की तरफ से। 7,000 का लेवल आज स्टॉक ने तोड़ा है। आइए देखते हैं हिमांशु जी को क्या पसंद है बिगुल BTSTT का, हिमांशु जी के लिए। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु जी, एक सेक्टर जिसमें मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, वो है मेटल्स। और यहाँ पर मुझे लगता है कि JSW स्टील एक काउंटर है जिसने अपना एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पर तोड़ा है, और मुझे लगता है कि क्रूशल सपोर्ट स्टॉक ने यहाँ पर आज निकाला है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर 680-685 रुपए तक के लेवल्स 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 700 रुपए का। JSW स्टील में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 685 और 680 के 2 टारगेट्स के लिए मुझे लगता है JSW स्टील में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, और मुझे लगता है कि इस इंटायर पॉकेट में यहां पर आने वाले दिनों में थोड़ी सी एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो ये है आपके लिए JSW स्टील में बिकवाली करने की राय। 700 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 680-685 2 टारगेट रखिए। आइए विश्वेश जी भी हमारे साथ तैयार है, लाइफ लाइन यूज कर रहे हैं, फोन अ फ्रेंड शो में तो नहीं है लेकिन दिल से तो यही हमारे साथ जुड़े हैं, और दिल से भी जुड़े हैं और डिजिटली भी फोन पर हमारे साथ। आइए बिगुल विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी, क्या करना है? अनिल जी, निफ्टी का इन द मनी 15,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, और 150 के आसपास मिल रहा है। 118 का स्टॉप लॉस रखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि निफ्टी में 15,700 के पुट में जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम नहीं हो रहा है, मार्केट नीचे आया। और इसके साथ में अगर आप IT देखेंगे तो TCS सपोर्ट कर रहा है, और मेटल ऐसे लेवल पे है जहां से रिकवरी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि 15,700 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए और शार्प रिकवरी आनी चाहिए निफ्टी में, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी। तो यहाँ पे 15,500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना है 150-140 की रेंज में। 118 का स्टॉप लॉस रखे, और यहाँ पे 180 और 220 के टारगेट रहेंगे। ये आज वाला ही है? आज वाला सर, आज वाला ये सबसे बेस्ट ट्रेड है अनिल जी। मैं आपको बताता हूँ क्या बात है, वाह। मैं आपको बताता हूँ अनिल जी, पिछली 10 से 12 एक्सपायरी में एक ऑब्जर्वेशन है, जिस साइड भी मार्केट जोर से मारते हैं और अगर उस साइड के राइटर्स अनवाइंड नहीं करते हैं तो ऑपोजिट साइड में शार्प मूव आता है। तो एक टर्मिनोलॉजी से होती है ऑप्शन में जिसको मैक्स पेन कहते हैं। तो मैक्स पेन ये बता रहा है कि 15,700 के ऊपर की एक्सपायरी होनी चाहिए। हम 15,700 से 70 पॉइंट्स अवे थे। जब आप 70 पॉइंट्स अवे होते हो और इन द मनी बाय करते हो 15,500 का कॉल ऑप्शन, और एक्सपेक्ट करते हो कि अगर 15,700 जाएगा तो उसकी वैल्यू 200 बनती है, तो 140 के ऊपर आप बाय करते हो, 20 रुपए का स्टॉप लॉस होता है। दैट इज अ फैंटास्टिक रिस्क रिवॉर्ड अनिल जी। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेड एवरी एक्सपायरी में देखता हूँ कि जिस साइड जाना होता है उसके ऑपोजिट साइड वो फ्लश आउट करता है, राइटर सबको ट्रैप करता है, पुट बायर्स को या कॉल बायर को, और फिर उसके ऑपोजिट साइड में मूव आता है। अच्छा, क्या बात है, वाह विश्वेश जी, इंटरेस्टिंग स्टोरी बताइए आप।
आज आप दूसरे आदमी है श्रीकांत जी के बाद में जो जिसने मतलब जिनके लिए वही डायलॉग वही अभी थोड़ी देर पहले सुना, आपने नहीं सुना? नहीं अनिल जी, मैंने नहीं सुना। 15,700 के ऊपर की एक्सपायरी बस कर पगले रुलाएगा क्या, ये वाला डायलॉग था हमारे श्रीकांत जी के लिए। श्रीकांत जी ने मंथली वाली एक्सपायरी बोला है 16,000 के ऊपर, मंथली वाली 16,000 के ऊपर लगता है। विशेष जी श्रीकांत जी के साथ हैं आप? अनिल जी देखिए, मुझे तो बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है। देखो मार्केट में बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है 34,600, 600 पॉइंट महज डाउनसाइड होगी, लेकिन मुझे लगता है हम 36,000 प्लस जा रहे हैं, क्योंकि आप समझिए कंसेंसस ये बिलीफ है कि मार्केट के अंदर में सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, हो भी सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना दूर आने के बाद बैंक निफ्टी नया हाई बनाए बिना नहीं जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि 16 के ऊपर निफ्टी जाना चाहिए और 36 के ऊपर बैंक निफ्टी जाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई विश्वेश जी की तरफ से आज के लिए। आइए वागले साहब के लिए एक और बिगुल, वागले साहब का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मेरा व्यू थोड़ा सा विश्वेश जी से हटके है। मुझे तो ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। 210 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आरबीएल ने ब्रेक किया है अभी। मुझे लगता है ये 200 के लिए 200 तक के जाने के लिए तैयार है। मैं एक 3 रुपए की रिस्क लूंगा 213 का, और मुझे लगता है ये 200 का टारगेट आज और कल में आना चाहिए। 210 के आसपास आरबीएल बैंक में करनी है बिकवाली। एक बार स्टॉप लॉस जरा फिर से दोहराए सर, और टारगेट भी 213 के ऊपर जाता है तो काट लीजिए। 200 201 का आपका टारगेट आना चाहिए कल तक। ओके, 200 201 के टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। 213 का छोटा स्टॉप लॉस, टारगेट नीचे की तरफ 200 का। आइए, आज तो है एक्सपायरी का दिन, और एक्सपायरी के दिन जरूरत होती है आपको हीरो या जीरो कॉल की। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नितिन मुरारका, निफ्टी के निशानेबाज। पिछले 4 एक्सपायरी पे नितिन जी के हीरो या जीरो कॉल सुपरहिट साबित हुए। चारों के चारों हीरो जीरो कॉल वहां पर मुनाफा बना है ट्रेडर्स का। बताएं नितिन जी, आज क्या इरादा है? 34,600 की पुट ऑप्शन लेंगे, 72 में मिल रही है। 70 रुपए में आपको मिलती है 34,600 की पुट ऑप्शन। इसका स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो रखेंगे हम 25 रुपए का, यानी कि आप 70 में ले रहे हैं, 25 का स्टॉप लॉस होगा। इसको जीरो नहीं करेंगे, 25 का स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट इसके हो सकते हैं 150 रुपए, यानी 150 के टारगेट होंगे। डबल के टारगेट रख रहे हैं और स्टॉप लॉस हम 25 का रख रहे हैं। 34,600 की पुट ऑप्शन है। ओके, तो बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 35,565 के आसपास, माफ कीजिएगा 34,565 के आसपास। 34,600 का एट द मनी, इन द मनी, जो भी आप समझ लें, ये पुट ऑप्शन खरीदना है आपको 70 रुपए में, और यानी कि मुश्किल से 50 रुपए की रिस्क है जो बैंक निफ्टी में, तो आप जानते हैं इतनी तो आप लेकर ही चलेंगे। 150 के टारगेट के लिए ये है। तो नितिन जी को लगता है थोड़ा सा नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए, इस लिहाज से आज बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की राय, आज ही की एक्सपायरी वाला। नितिन जी, कोई निफ्टी पर भी राय है या सिर्फ बैंक निफ्टी? जी, केवल बैंक निफ्टी पे स्ट्रेटेजी होगी। ओके, सिर्फ बैंक निफ्टी पर ये स्ट्रेटेजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये स्ट्रेटेजी देने के लिए। आइए बढ़ते आगे, और आप सब लोगों के लिए एक विशेष इंटरेस्टिंग खबर है कि फुटबॉल का और स्टॉक मार्केट का क्या कनेक्शन है। इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी वायरल हुई है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो वायरल हुआ है, तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके चलते हुए ये एक वीडियो बना, वो वीडियो वायरल हुआ, और उसके चलते हुए एक कंपनी के शेयरों के दाम काफी तेजी से गिर गए। वरुण दुबे हमारे साथ है बताने के लिए। वरुण, क्या कुछ हुआ, बताइए जरा एक बार। डेफिनेटली अनिल जी, ये स्पोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के बीच की स्टोरी है, और जो स्पोर्ट्समैन है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और जो स्टॉक है वो है कोका कोला का। दरअसल हुआ ये कि हंगेरी के साथ जो मैच है उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए तो उनके सामने कोका कोला की 2 बोतलें रखी थी। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए, उन्होंने अपनी सीट पे बैठे उन्होंने दोनों बोतल उठा के साइड में रख दी, और एक पानी की बोतल वहाँ रखी थी उसको उठा ली, और उसको उठा के ऊपर अपना हाथ दिखाया। तो लोगों ने कहीं ना कहीं इसको इस तरह से समझा कि वैसे भी वो, देखिए वैसे भी स्पोर्ट्समैन जो है
वो ये बेवरेजेस जो है उनसे दूर ही रहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने उसको उठाया और पानी की बोतल दिखाई। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगा कि वो लोगों से कह रहे हैं कि आप कोको कोला से दूर रहिए और पानी जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, उसको आप पीजिए। और जैसे ये इवेंट हुआ बेसिकली उसके कुछ मिनटों में कोको कोला का शेयर प्राइस जो है उसमें करीब 1.5% के आसपास की गिरावट आ गई और एकाएक कोको कोला का जो मार्केट कैप है वो करीब $4 बिलियन यानी करीब $400 करोड़ के आसपास की कमी जो है वो कोको कोला की शेयर प्राइस में आ गई। हालांकि नो डाउट उसके बाद कोको कोला ने ये स्टेटमेंट दिया कि जिसको जिस तरह का बेवरेज चाहिए वो पी सकता है, उसकी अपनी निजी राय है, लेकिन ये एक एक्ट उनके तरफ से जो हुआ उसने कोको कोला को हिला के रख दिया। और सिर्फ ये उन्होंने नहीं किया बल्कि पॉल पोग्बा जो है, जो कि फ्रेंच फुटबॉलर है, उन्होंने भी कल यही किया। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे तो उनके सामने हेनिकेन की बॉटल्स रखी थी, वो 0% अल्कोहल वाली बॉटल थी, लेकिन जैसे ही वो जाके बैठे उन्होंने वो 2 बॉटल्स को साइड में कर दिया और पानी की बॉटल रख दी। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन जो है वो इन बेवरेजेस या फिर अल्कोहल से दूर रहने का संकेत जो है वो लोगों को दे रहे हैं और पानी को एंडोर्स कर रहे हैं। और इसी की वजह से आपने देखा कि कोको कोला के स्टॉक प्राइस में जोरदार गिरावट देखने मिली। देखिए वैसे भी इंडिया में भी काफ़ी सेलिब्रिटी से कर चुके हैं। 2017 में आपको याद होगा विराट कोहली जो है उन्होंने पेप्सी का ऐड करने से मना कर दिया था और अब भी इंडिया में कोई स्पोर्ट्समैन ऐसा नहीं है जो इस कोला बेवरेजर का कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर हो। तो स्पोर्ट्समैन जो है वो ये बेवरेजर से दूर रह रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें किया, जिसका इम्पैक्ट सीधा जो है वो कोको कोला के स्टॉक प्राइस में देखने मिला। और एक इंटरेस्टिंग बात और है कि यूरो 2021 जहां ये इवेंट हो रहा था और जहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसका स्पॉन्सर जो है वो कोको कोला है। अच्छा, तो स्पॉन्सर होने के चक्कर में उन्होंने बोतल रखी होगी और भाई साहब ने बोतल हटा दी। अच्छा, पोग्बा ने भी ऐसा ही किया? वैसा उनका भी वैसा ही हुआ है? हाँ, उनके सामने सेम हुआ है, ये कल ही हुआ है और उनके पास हेनिकेन की बोतल रखी थी उनके सामने, उन्होंने भी उस बोतल को हटा दिया। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। ओहो, तो मतलब इसमें वैसे तो ये सवाल तो सबसे बड़ा यही आता है। एक मिनट बंसल जी से राय ले लेना, बंसल जी बता देंगे हमें। बंसल जी जरा ये बताइए कि मतलब फिर मतलब कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, मतलब पीना फायदेमंद है, नुकसानदायक है, क्या है मतलब इसका क्या मतलब निकालें? अनिल जी बिल्कुल नहीं, अनिल जी हाथ लगाना चाहिए एकदम। मतलब कि जो एम्प्टी अनिल जी कैलोरीज अनिल जी कुछ और नहीं है, चीनी है। और अनिल जी बिल्कुल मैं भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो बिल्कुल इससे दूर रहना चाहिए। बट अनिल जी मेरी एक सजेशन अनिल जी, इस जो अभी कोका के साथ हुआ अनिल जी, मेरा एक सीरियस अनिल जी मस्ती में नहीं सीरियस सजेशन है आपके लिए। मतलब ये एक राय है आपको और आप कहें तो अनिल जी बताऊं? हाँ पूछो। देखिए अनिल जी सिर्फ एक दिन के लिए आप क्या कीजिए, जितनी बार बिगुल बजता है ना जितनी बार बिगुल बजाए उतनी बार आईटीसी का कोई प्रोडक्ट, कभी आशीर्वाद का आटा, येपी नूडल्स, अनिल जी हर बार आप उठाएं तो अनिल जी चेक हो जाएगा। अगर मतलब कि 8-10 बार आपने आईटीसी का प्रोडक्ट अगर शो पे उठा दिया तो देखते हैं अनिल जी वो सर्किट लगाता है कि नहीं लगाता। अभी एक ट्वीट पढ़ रहा था मैं आज, मुझे बहुत वो ट्वीट पढ़कर इतनी सांत्वना मिली मैं बता नहीं सकता। उन्होंने जैन साहब को लिखा है कि भाई देखिए आईटीसी तो फिर भी ठीक है, मिधानी तो उसका भी बाप है, वैसा हाल है। तो मतलब आईटी मिधानी का भी वही हाल है। तो ऐसा नहीं है, आईटीसी तो बेचारा मुफ्त में ही बदनाम है। बाकी ऐसे 50 स्टॉक है जो कुछ नहीं कर रहे खाली लिस्टिंग होने के अलावा। लेकिन जहां तक आपका वो सवाल है कि कोल्ड ड्रिंक वाला मामला, कोल्ड ड्रिंक के मामले में जैन साहब वाला फॉर्मूला आप अपनाओ जो आमतौर पर राजस्थान में जैन साहब अपनाते हैं। जैन साहब और जैन साहब जैसे काफी लोग, वो एक कोल्ड ड्रिंक फायदेमंद है या नुकसानदायक है ये सब मत सोचो। बोले पीना पड़े तो फायदेमंद, पिलाना पड़े तो नुकसानदायक। जैन साहब तो हमारे इसी फॉर्मूले पे चलते हैं कि अगर खुद को पीने को मिला तब तो कोई तकलीफ नहीं है, पिलाना पड़ गया तो तकलीफ का काम है। तो वही फॉर्मूला सही है। जैन साहब इसी फॉर्मूले पे चलते ना आप? नहीं, इस फॉर्मूला में बात तो आपने जबरदस्त कही है, इस चीज पे मैं अमल तो करूंगा, आगे से ध्यान रखूंगा। चाहे ना वाला स्टाइल है ये, बट एनीवेज ये जबरदस्त है आईटीसी वाला। मैंने भी ट्वीट पढ़ा, मुझे तो मिधानी और आईटीसी अब लोग बाग बोल रहे हैं। एक जने ने भी ट्वीट किया कि भाई सनफीस्ट के बिस्कुट्स को उठाया होता तो आईटीसी एकदम दौड़ जाता है। इनफैक्ट 2-3 दिनों से खूब चल रहा है। इनफैक्ट बहुत मजे की बात है, कल शाम को मेरे बेटे और मेरी हम लोग इवनिंग वॉक पे जाते हैं, जबरदस्त डिस्कशन। वो तो बोलते हैं पापा एक कोक के शेयर खरीदना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में खरीदे कैसे? तो उसको फिर पूरा समझाना पड़ा, एलआरएस स्कीम हो रही है। तो ये बड़ा सेंसेशनल हो रखा है, इट्स अ ग्रेट कवरेज। आई मस्ट से मजा आ गया इस कवरेज को देखकर। और ठीक है, मार्केट तो ऊपर नीचे चलते रहेंगे, बट दीज आर समथिंग वेरी यूनिक। बिल्कुल
और हर एक जगह के अपने अपने सिस्टम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। जैसा मैंने ऐसा सुना है, मुंबई में सुना है, देखा नहीं मैंने, लेकिन हिमांशु जी भी कुछ कहना है। मैं हिमांशु जी के पास आ रहा हूँ। हिमांशु जी, लेकिन मैंने जो लोग मुंबई में मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, वो चाय का, आप किसी के यहाँ जाते हैं, किसी के ऑफिस में गए या शॉप पे गए और उसने बोला कि आप चाय पियोगे, राइट, और कोई हमारे जैसा होता है आदमी जो बोल देता हाँ पीऊंगा, नहीं तो आमतौर पर लोग है ना वो ऐसा बोलते हैं, कर्टसी कह रहे हैं, नहीं अरे रहने दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले ही पी, या नहीं पीऊंगा, ये कोई बोल ही रहा हाँ पीऊंगा। तो चाय ऑर्डर करने का जो तरीका है ना, वो बहुत, उससे पता चलता है कि चाय आने वाली नहीं है। तो अगर आपको इस तरह का ऑर्डर जाए तो मतलब 2 चाय लाना, मतलब 2 चाय आएगी, और इस तरह का लाना 2 चाय लाना तो मतलब नहीं आने वाली है। तो आप देख लीजिए फिर आपको कितनी देर चाय के लिए बैठना है वो आपको। और इसको कहते हैं अहमदाबादी चाय वाला तरीका। आई डोंट नो, अहमदाबाद वाले हमारे जो दर्शक है वो ट्वीट करके बताएंगे, वाकई में अहमदाबाद में ऐसा होता नहीं होता। मुंबई में ये चलता है अहमदाबादी चाय मतलब नहीं आएगी, ऐसे क्या मतलब आएगी। जी हिमांशु जी कुछ कह रहे हैं। जी हिमांशु जी बोलिए। अनिल जी, वही मैं कहना चाह रहा था, वो बंसल जी ने ऑलरेडी कवर कर दिया। आईटीसी पर ही जो फॉरवर्ड चल रहा है व्हाट्सएप पर 2 दिनों से, मैं सिर्फ वही कवर करना चाह रहा था। हाँ। चलो बढ़िया है। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी इंटरेस्टिंग वीडियो और साथ ही डिटेल्स जो आपको दी है वरुण ने। देखिए किस तरह से बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार अगर थोड़ा सा भी किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ नेगेटिव कहते तो उस कंपनी का मार्केट कैप किस तरह से लुढ़क जाता है, ये आपने देखा। आइए, फिलहाल तो बाजार लुढ़के हुए हैं, थोड़ी रिकवरी की कोशिश में हैं जरूर। 100 पॉइंट नीचे अब विश्वेश जी और श्रीकांत जी को क्रेडिट जाएगी, जितना भी ऊपर जाएगा, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं, जितना भी क्रेडिट जाएगी वो आप दोनों को जाएगी। तो फिलहाल तो 15,670 के आसपास आता दिख रहा है। 700 तक पहुंचे तो बहुत लोग दुआएं देंगे, और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करता हुआ इस वक्त आपको दिखेगा। इन पर रखनी है आपको नजर। आइए हिमांशु जी के लिए बिगुल बीटीएसटी का। बताइए सर। अनिल जी, कैश मार्केट का एक स्टॉक है, F&O में आज थोड़ा सा एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, पर कैश मार्केट में एक स्टॉक अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है, और स्टॉक का नाम है BLS। 135 रुपए का अनिल जी भाव है। मुझे लगता है कि एक रेंज का कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक 150 रुपए तक के टारगेट्स कल तक के सेशन में दिखा सकता है। तो यहाँ पर BLS में एक टेक्निकली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 132 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की राय है। और अनिल जी, मुझे जहां तक याद है, थोड़े दिनों पहले इसको जैन साहब ने अपने जैन साहब के जेम्स में भी शायद कवर किया था। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उनकी तरफ से भी एक रिकमेंडेशन है, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ पर एक ब्रेकआउट अभी आज के सेशन में नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छे टारगेट अपसाइड में शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने को मिल सकते हैं। अरे आप मिस करके हिमांशु जी, आपने सुबह देखा नहीं लगता जी बिजनेस। चलो हाँ, आज मिस कर गया। चलो कोई बात नहीं, हिमांशु जी ने सुबह नहीं देखा तो हमारे पास में अभी भी टीआरपी बढ़ाने का और स्कोप है। सारे लोग नहीं देख रहे तो बढ़ा सकते हैं, हम तो पॉजिटिवली लेते हैं। सुबह आज मैनेजमेंट हमारे साथ थे, अग्रवाल साहब 10:35 पे, और शेखर अग्रवाल साहब, और उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया। तब भी जैन साहब साथ में थे। जैन साहब तब भी तो थे आप सुबह? मैं साथ नहीं था, मगर मैं देख रहा था अनिल जी। मैं बस 9:40 पे निकला, और उसके बाद वो शायद ऊपर था मैं जैन साहब। बट 2 तारीख को अनिल जी आप जो चौके छक्के लगाए, चौके नहीं छक्के लगाए थे उस दिन तो बहुत सारे, आपके बर्थडे के दिन जो सब 20-20% के सर्किट थे। एक BLS भी था उसमें। 2 तारीख को आपने दिया, 1 तारीख को मैंने दिया, और आज अभी हिमांशु जी ने दे दिया। और आज मैनेजमेंट को सुन के तो बहुत मजा आया। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज पर व्यूज का शो था अनिल जी, और मैं इसको मिस नहीं करता। मैंने मेरी ऑफिस की टाइमिंग्स चेंज कर दी है, मैं ये देख के ही घर से निकलता हूँ, इतना मेरा वो है क्लियर है। क्योंकि इसमें जो आप क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे आज, देख के घर से, मतलब मैं घर से शो करता हूं मॉर्निंग वाला, और फिर ये पूरा देख के न्यूज पर व्यूज देखने के बाद बाकी सारे काम करता हूं। क्योंकि इसमें मैनेजमेंट को सुनने का हमें जयपुर में बैठ के मौका नहीं मिलता है, और फंडामेंटल एनालिसिस का इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं है। न्यूज पर व्यूज में हेवीली रेकमेंड करता हूं, जिनको भी फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी है, करनी है, ये शो जरूर से देखें। नॉट बिकॉज अनिल जी आपके प्रेशर में या जनरली, बट आई लव दिस शो। मैं बहुत बार आपको पर्सनली भी मैसेज कर चुका हूं इसको लेकर, और आज भी मैंने किया था। और वो यंग एंड डायनेमिक मैनेजमेंट, उनकी बातें और उनके जो एजेंट्स, और मुझे जो वक्रांगी की जो स्टोरी थी, वो कहीं ना कहीं इनमें वक्रांगी की, मैं पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूं, जो डिस्ट्रीब्यूशन का और जिस तरीके से अमेजोन का हुआ है, आई थिंक आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मतलब मुझे मजा आ गया सुन के आज।
चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है आपके लिए, देखिए पूरा सपोर्ट जैन साहब की तरफ से, और स्टॉक तेज दौड़ लगातार और डबल डिजिट में 11% का दमदार उछाल BLS इंटरनेशनल। बिल्कुल 1 जून को जैन साहब की रिकमेंडेशन थी, 2 जून को मेरी तरफ से भी रिकमेंडेशन थी, और उससे पहले भी हम इस स्टॉक को रिकमेंड कर चुके हैं। और इस स्टॉक को सबसे पहले वरुण ने हमें आइडेंटिफाई करके बताया था जनवरी के पहले हफ्ते में, तब हमने शायद आपके बजट में सस्ता शेयर ये वाली सीरीज हम कर रहे थे, तब 94 रुपए में वरुण ने बताया था कि ये स्टॉक भी एक बहुत बढ़िया स्टॉक है जिस पर फोकस करना चाहिए। और उसके बाद लॉकडाउन में भी हमने इस स्टॉक को कवर किया, तो बहुत बढ़िया, वहां से लगभग 50% के आसपास के रिटर्न हो गए। देखिए 40 और 7-8 कितने 48-50 रुपए हो गए ना, 50-90 वाला 140-150 रुपए ऊपर, तो 50% के रिटर्न आपके लिए जनवरी से लेकर जून तक में ही आते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत बढ़िया स्टॉक ये है जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। अच्छा बाय द वे, बहुत सारे आप इसमें जो वरुण जो बता रहे थे अभी स्टोरी, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स जुड़ते दिख रहे हैं। एक और नाम आया है मैनुअल लोकेटेली, ये एक और खिलाड़ी है जो मैन ऑफ द मैच थे, और उसके बाद वो इनका जो मैच था स्विट्जरलैंड के साथ में, और उसके बाद उन्होंने भी ऐसे ही कोको कोला की बोतल्स देखी तो उन्होंने भी हटा दिया। तो अब देखो एक के बाद एक सारे जो आपके प्लेयर्स हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स हटाते हुए नजर आ रहे हैं। दीप, ये खबर भी आपने देखी? ये भी एक खबर आई है, यूरो 2020 जो चल रहा है ना, यूरो वाला मैच, तो उसमें पोग्बा ने ये कर दिया, रोनाल्डो ने कर दिया, और ये नाम अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ, इनका नाम मैंने पहली बार ही सुना, मैनुअल लोकेटेली, सही है ये? बिल्कुल सही है सर। मैनुअल लोकेटेली इटली के प्लेयर हैं, और इन्होंने भी वही किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बैठ रहे थे, तो इन्होंने भी कोक की बोतल हटाई और पानी की बोतल रखी, ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट रोनाल्डो डिड सर। ये तो आप सोच रहे हो कि कोक वाले आप सोच रहे होंगे अब तो रखने के बाद हटवाने में ज्यादा और काम खराब हो रहा है, इससे बढ़िया आप रखना ही बंद कर दें। रख के है ना, नहीं रखेंगे तो कम से कम किसी को ध्यान तो नहीं आएंगे। अब अच्छा, ये नहीं रखी होती और कुछ नहीं होता, थोड़ी हम कवर कर रहे थे कि देखो ये कोका कोला स्पॉन्सर है यूरो 2020 का, और ये सब है, और देखो ये फिर भी इसकी बोतल नहीं रखी। ये तो डिस्कशन होता नहीं, रखी हुई बोतल हटाए और उल्टा काम बिगड़ा। चलो ठीक है, अब जिसका बिगड़ा उसका बिगड़ा फिलहाल, लेकिन ट्विटर पे ये और पूरे सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा है। अच्छा, चर्चा तो करनी चाहिए विश्वेश जी की भी, जिनका पहला टारगेट 180 का हिट हुआ, 15,500। कहां से इतना दूर का इन द मनी कॉल ऑप्शन ढूंढ के लाए? विश्वेश जी कमाल ही करते हैं भाई। 180 का कॉल टारगेट उनका हिट हुआ, 150 पर उन्होंने खरीदारी करने की राय दी थी, तो पहला टारगेट हिट। 220 तक दूसरा टारगेट आए तो ठीक है, नहीं तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर जरूर रखें। और नितिन जी ने भी अपना एक अपडेट दिया है, 70 रुपए में जो उन्होंने पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी थी आपको बैंक निफ्टी का 34,600 का, वो 103 का हाई बनाया उसके बाद में, और उसके बाद नीचे आया क्योंकि मार्केट ऊपर आया, तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है 25 रुपए पर, लेकिन उससे पहले 103 का हाई उसने जरूर बनाए। तो अगर कभी भी मुनाफे का सौदा हो तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए भी चलें, ये ध्यान में रखें। जी दीप। बिल्कुल सर, तो बाजार में रिकवरी थोड़ी आती हुई दिख रही है, और उसका आप एक्शन भी कुछ स्टॉक्स भी अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं, बट बाजार में भी एक्शन है, स्पेशली निफ्टी पर आप देख रहे हैं कि रिकवरी के आसार आ रहे हैं। पावर मेक के नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं। आय 595 करोड़ से बढ़कर 755 करोड़ की आई, तो आय का अच्छा प्रदर्शन रहा है। मुनाफे में भी हमने देखा 31 करोड़ से बढ़कर लगभग 38 करोड़ के आसपास 36 करोड़ का मुनाफा आया, तो मुनाफा 31 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। और आय में तो आपने और अच्छी बढ़त यहां पर बनती हुई देखी है। एक बार राय ले लेते हैं पावर मेक पर कुणाल जी से। कुणाल जी, नतीजे तो अच्छे दिख रहे हैं, स्पेशली आय में काफी अच्छी बढ़त दिखी है, चार्ट्स क्या कहती हैं सर? देखिए चार्ट भी ठीक है दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, एक हमने पुल बैक आता हुआ देखा है, मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, और ये स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। केवल एक मामूली से रेजिस्टेंस 740 रुपए के आसपास मुझे नजर आती है, 740 के ऊपर निकला तो स्टॉक पे आपको एक नई रैली देखने को मिलेगी। तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें, जिनके पास पोजीशन है बने रहें, 700 का स्टॉप लॉस रख लें, 740 के ऊपर नई खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए पावर मेक पर राय कुणाल जी की तरफ से। नतीजे अच्छे हैं, आय में अच्छी बढ़त कंपनी ने दिखाई है। चलते हैं श्रीकांत जी के पास, उन्होंने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, बिगुल BTSTT। बताएं श्रीकांत जी।
दीपांशु, बीटीएसटी देने के पहले मैं ये बोलूँगा कि जो अपने अनिल जी है वो भी मार्केट के खिलाड़ी है, और वो तो मार्केट के खिलाड़ी है। कि जो फुटबॉल के खिलाड़ी है, अगर उन्होंने किसी ब्रांड के ऊपर से अगर हाथ उठा दिया है ठीक है, लेकिन ये मार्केट के खिलाड़ी अगर ये किसी ब्रांड के ऊपर से अगर हाथ उठा दे तो मुझे लगता है कि वो उस केस में अनिल जी को काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो अनिल जी, आप प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि नहीं, अरे भाई साहब, नहीं सुपरस्टार हो। ना श्रीकांत जी, ऐसी गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक पे हाथ रखा हुआ, वो उठ ही नहीं पा रहा। कब से आईटीसी देखो, मेरा तो हाथ बहुत भारी है। जिस पे रखा हुआ है उसी पे सारे मीम्स बन रहे हैं। मैं तो कब से स्टॉक ऑफ द ईयर, पता नहीं कौन सा, सारे मतलब जो भी टाइटल दे सकता। हालांकि हमने शुरुआत तो 180 से ही की थी, तो 180 से तो 210 आईटीसी बुरा नहीं है, लेकिन इसलिए मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना वजन होता तो अब तक आईटीसी 400-500 रुपए हो गया होता। तो इसलिए आपने, ठीक है, आपने कहा, उसका धन्यवाद आपको। बाकी ऐसी गलतफहमी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। जी बताएं सर, आपका बीटीएसटी। अनिल, देखो, ये तो फेथ की बात है, और थोड़ा वक्त तो हर एक चीज में लगता ही है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि ठीक है, अभी 205 चल रहा है, लेकिन इसको 250 होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप बाकी भी मार्केट सेंटीमेंट को देखें तो इतने लोग परेशान हो गए, और इतनी उसकी, मैं बोल सकता हूँ कि हर एक सोशल मीडिया पे जो उसकी मजाक उड़ाए जा रहे हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि ऐसे पर्टिकुलर पैटर्न में हमेशा स्टॉक जब रिवर्स होता है तो वो रुकता ही नहीं है, फिर वो बढ़ते जाता है। एनीवे, वो बात की बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मार्केट बढ़ा है और मार्केट को अगर सबसे अच्छा सपोर्ट अगर मिला है तो मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिया है। काफी अच्छे इंपॉर्टेंट करेक्शन के बाद वापस स्टॉक रिकवर हो चुका है, 2220 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल से रिलायंस को बीटीएसटी के बेसिस पे बाय किया जा सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 2190 रुपए का, और टारगेट्स रखेंगे हम वापस एक बार 2260 रुपए की। तो ये बीटीएसटी का कॉल रहेगा, लेकिन करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। जी श्रीकांत जी को रिलायंस पसंद आ रहा है, आप देख भी रहे हैं मूवमेंट हो रहा है। श्रीकांत जी ने खरीदारी की राय भी दी है निफ्टी पर, जहां पर आपको और एक्शन बनते हुए दिख सकता है। तो नजर रखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी मोमेंटम दे रहा है, और ऑफ कोर्स रिलायंस पर मोमेंटम आएगा तो फिर बाजार पर भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। रिलायंस पर खरीदारी की राय है। 15,700 पर निफ्टी वापस आ गया है, तो थोड़ा पैनिक सेलिंग आई थी थोड़ी देर पहले, वहां से फिर अच्छी रिकवरी के बाद 15,700 पर निफ्टी वापस लौटते हुए आपको दिख रहा है इस समय। और काफी सारे स्टॉक्स का योगदान है, पर जैसे श्रीकांत जी कह रहे हैं, अगर रिलायंस भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे तो फिर आप यहां से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। निचले स्तरों से टाटा पावर रिकवर होकर पूरा फ्लैट हो गया है, रिलायंस में अच्छी रिकवरी आ गई है। टेक महिंद्रा भी पार्टिसिपेट आपको करते हुए दिख रहा है। कुछ निफ्टी काउंटर्स जहां पर आपको रिकवरी के आसार दिख रहे हैं इस समय। पर आइए कुछ और काउंटर्स कैश स्टॉक्स में जहां पर अच्छा एक्शन बन रहा है। रैलिस इंडिया में एक स्पाइक आया है। सुमित जी जरा देखिए, रैलिस इंडिया के चार्ट को अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है, क्या चल रहा है इस पे? लेके काम करना चाहिए दीपांशु। रैलिस के अंदर, रैलिस में सडन मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, 3 से 4 दिनों के हाई ब्रेक हो गए हैं और 355 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर में 375 रुपए से लेके 380 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। रैलिस में पोजीशन होल्ड करके चले, फ्रेश खरीदारी बनती है, 345 का स्टॉप लॉस लगाएं, 375 रुपए तक के लेवल रैलिस में देखने को मिल सकता है। ओके, तो रैलिस इंडिया यहाँ पर आप रखिए नजर, अच्छा एक्शन इस काउंटर पर भी बनते हुए दिख रहा है। मूव बढ़िया आ रही है, कुछ केमिकल स्टॉक्स में भी आपको अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है, वहां पर भी हम रखेंगे नजर। और साथ ही कैश मार्केट के काउंटर्स में तो आपको भरपूर पार्टिसिपेशन बनते हुए दिख ही रहा है। डिक्सन टेक का भी आज अच्छा दिन है, आज लंबे समय बाद इस स्टॉक की भी आपको एक परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। हिंदुस्तान जिंक नीचे से रिकवर हुआ है, इस काउंटर पर भी आप रखिए नजर, खरीदारी के संकेत आ रहे हैं हिंदुस्तान जिंक पर भी। एक स्टॉक जिस पर राय लेनी थी वागले साहब से। वागले साहब, रैमको सीमेंट्स का चार्ट देखिए, 2 दिन पहले इस पर चर्चा भी हो रही थी, स्टॉक मूवमेंट में आ रहा है, आज भी वीक बाजार में सुबह से होल्ड आउट कर रहा है। रैमको सीमेंट्स क्या संकेत दे रहा है सर? दीपांशु, इसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ है। मुझे पोजिशनल इसमें 1100 के तक के टारगेट दिखाई देते हैं मे भी कुछ दिनों में, लेकिन आपको शायद ये लोअर लेवल्स पर मिल सकता है। 980,000 ये सही लेवल होगा लेने का, कि वो लेवल्स मिल सकते हैं। 940 का स्टॉप लॉस, 1100 का टारगेट, ये पोजिशनल कॉल होगा। मोमेंटम थोड़ा सा लंबे समय के लिए बिल्कुल है। आशीष ने आपके लिए राय रैमको सीमेंट्स पर
सब्सक्रिप्शन आधारित डिजिटल सर्विसेज इन्फोसिस ने लॉन्च करी है। यहाँ पर इन्होंने एक करार किया है जिसकी खबर आती हुई दिख रही है। इन्फोसिस थोड़ा आज मोमेंटम में भी है, डिफेंसिव स्टॉक्स का रुझान बढ़ा हुआ है, डॉलर में भी आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं, रुपए में वीकनेस है, तो इन्फोसिस में थोड़ा मोमेंटम आया है। टीसीएस तो बाजार को सहारा दे ही रहा है, कुछ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट भी है इन्फोसिस की तरफ से जिसका आप एक्शन देख रहे हैं। पर आई केमिकल स्टॉक्स की मैं बात ही कर रहा था और मानसी हमारे साथ तैयार हैं केमिकल स्टॉक्स किसको पसंद आ रहे हैं इस बाजार में ये बताने के लिए। मानसी बताएं। जी बिल्कुल दीपांशु, देखिए टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग जब हमने देखी तो उसमें केमिकल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई है, ये पता लगा है। आपको बता दें टॉप परफॉर्मिंग फंड्स को केमिकल सेक्टर पसंद आ रहा है। एंटी डंपिंग ड्यूटी और कीमतों में बढ़त का सेक्टर को एक तो फायदा मिल ही रहा है जी। चाइना +1 की स्ट्रैटेजी जो है इसके चलते भी एक्सपोर्ट के अवसर बढ़ते हुए दिखे हैं इंडिया के लिए, और साथ ही मांग पूरी करने के लिए केमिकल कंपनियां यहाँ पर क्षमता जो है वो लगातार बढ़ा रही हैं। तो वैसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि केमिकल सेक्टर के हक में चल रहे हैं, लेकिन जब हमने 3 बड़े म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो खंगाले, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जब हमने देखा तो केमिकल सेक्टर एलोकेशन इस फंड के पोर्टफोलियो में करीब 14.9 यानी कि 15% ये फंड अपने पोर्टफोलियो में केमिकल सेक्टर को दे रहा है। और अगर सालाना आधार पर प्रदर्शन की बात करें केमिकल सेक्टर से ही 42% तक का रिटर्न भी इस फंड ने देखा है। सेक्टर के टॉप पिक्स इस फंड में कौन से हैं? दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, ये 2 शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने। अब कोटक स्मॉल कैप फंड, यहां पर अगर बात करें केमिकल सेक्टर का एलोकेशन इस फंड में 14.2% का है। सालाना रिटर्न 40.5% इस फंड को केमिकल सेक्टर से मिलता हुआ दिखा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और अतुल लिमिटेड ये इनके पसंदीदा शेयर हैं केमिकल सेक्टर से जुड़े। L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड 15.8% केमिकल सेक्टर एलोकेशन है और यहां पर पसंदीदा शेयर जो है दीपक नाइट्राइट, अल्काइल अमाइंस, इन दोनों शेयरों को यहां पर शामिल कर रहा है L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड अपने पोर्टफोलियो में। तो क्लियरली ये पता लग रहा है कि जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी अपने पोर्टफोलियो में केमिकल सेक्टर को बिल्कुल शामिल कर रहे हैं, और इससे पता चल रहा है कि म्यूचुअल फंड्स को भी केमिकल सेक्टर काफी पसंद है। ओके, तो ये है आपके लिए केमिकल्स पर म्यूचुअल फंड्स का भरोसा है, और दिग्गज म्यूचुअल फंड्स, बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़ी होल्डिंग्स हैं इन काउंटर्स में। हम देख रहे हैं लगातार बाजार में बढ़िया परफॉर्मेंस भी इन सारे स्टॉक्स ने दिखाई है। चलिए केमिकल स्टॉक्स में नजर है, और कुछ एग्रो केमिकल स्टॉक्स इन पर्टिकुलर पिछले कुछ दिनों से फोकस में भी आ रहे हैं। पर आखिरी 15 मिनट बाकी हैं इस वीकली एक्सपायरी के। चलते हैं बैन से बेनिफिट के लिए आशीष के पास। आशीष, शुरुआत करते हैं एज ऑलवेज, कोई स्टॉक जो बैन से बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल दीपांशु, फिलहाल 6 स्टॉक बैन में, 6 में से 1 स्टॉक ऐसा है जो बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है, नाल्को। यहाँ पर देखिए तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है अब 80% से कम हो गई है, 79.25% हो गई है पोजीशंस। तो पक्का है कि ये नाल्को जो है बैन से बाहर आ जाएगा। बाकी कोई स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी पोजीशंस लिमिट फिलहाल अगर आप देखें तो 80% से नीचे हो। ओके, तो एक नाल्को है जो बैन से बाहर आ सकता है, बाकी के स्टॉक्स बने रहेंगे बैन में। फ्रेश एंट्री हो सकती है किसी स्टॉक की आशीष? सन टीवी 95% के मार्क को क्रॉस कर दिया, अभी 110% के आसपास हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो सन टीवी निश्चित है कि स्टॉक बैन में आएगा। इसके अलावा प्रयास कर रहा है टाटा पावर, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। काफी देर से मैं इसकी पोजीशंस को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, बढ़ नहीं रही है, 95.33% हुई है फिलहाल, ज्यादा मार्क से क्रॉस नहीं किया है। तो थोड़ी सी संभावना यहाँ पर देखना होगा आगे जाकर पोजीशंस कैसे बिल्डअप होती हैं। लेकिन टाटा पावर प्रयास तो कर रहा है, सन टीवी पक्का बैन में आएगा। तो सन टीवी आपके लिए बैन में आने की तैयारी में है, इस पर रखिएगा आपको फोकस। और बाहर आएगा, नेल्को बाहर आ रहा है, करेक्ट? एक ही बार आएगा ना आशीष, नेल्को? बिल्कुल अनिल जी, सिर्फ एक ही स्टॉक है नाल्को जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 79% है। ये स्टॉक बैन से बाहर आएगा। ओके, अभी एक साथ आपके लिए बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। सबसे पहले श्रीकांत जी के लिए बिगुल बीटीएसटी का, और उसके बाद कुणाल जी, राकेश जी देने वाले हैं आपको पिक ऑफ द डे। और उसके बाद 2 खास मेहमान जो अभी शो में हाजिर नहीं है लेकिन अवतरित होंगे आपके सामने लाइफ लाइन यूज करके, विश्वेश जी और किरण जी, उनका करिए इंतजार। सबसे पहले श्रीकांत जी के लिए बिगुल। बताइए श्रीकांत जी।
अनिल जी देखिए, रिलायंस के बाद अभी मुझे लग रहा है कि एक्टिविटी आ सकती है टीसीएस में, टाटा कंसल्टेंसी में। इनफैक्ट 3310 3320 के अंदर इसने काफ़ी अच्छा वक्त निकाला था पिछले 6 महीने से अगर आप देखेंगे तो, और ये 6 मंथली हाई क्रॉस करने जा रहा है। साथ ही साथ पिछले 3 या 4 दिन का भी अच्छा कंसोलिडेशन था। तो करंट लेवल से 3320 3325 में इसे बाय करके चले। 3280 रुपये का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये 3450 या कम से कम 3400 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 3400 के टारगेट के लिए 3280 के स्टॉप लॉस के साथ टीसीएस को बाय किया जा सकता है। लो जी, रिलायंस चलेगा, टीसीएस चलेगा, तो विश्वेश जी का निफ्टी भी चलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और थोड़ी देर में जय भी तैयार हो रहे हैं आपको ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देने के लिए। जल्दी से बिल्कुल पिक ऑफ द डे का कुणाल जी राकेश जी के लिए। यह मार्ग व्यस्त है, जल्दी से बताएं कुणाल जी राकेश जी। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है इन्फोसिस, जिसमें एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, ब्लू स्काई जोन, अनचार्टेड टेरिटरी, खुले नीले आकाश में नए हाइस पर स्टॉक हो गया है। और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, मोस्ट लाइकली कल मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आईटी में सेफ हेवन बाइंग है, इन्फोसिस में ब्रेकआउट है, बाय करके चलें। 1482 पर स्टॉप लॉस रखना है। 1520 पहला टारगेट, 1540 दूसरा टारगेट, इन्फोसिस में खरीदारी कराए। ओके, इन्फोसिस में खरीदारी करने की राय ये है आपके लिए। अब बिगुल है आपके लिए एक किरण जी के लिए स्पेशल पिक का, और उनके ठीक पीछे विश्वेश जी भी है। विश्वेश का विशेष, दोनों का बिगुल साथ में चिपक के। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में वैसे तो आगे निकले थे थोड़ी देर पहले श्रीकांत जी, लेकिन उनके ठीक पीछे किरण जी, और साथ ही रिक्वेस्ट विश्वेश जी की भी, और स्टॉक वही टीसीएस। किरण जी करिए आप शुरुआत। अनिल जी, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है, पिछले 5 महीने का ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है। ये बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट है। आज के लिए अभी 10 मिनट रह चुके हैं, पर आज के लिए टारगेट 3350 का रहेगा। मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, पर मुझे लगता है कि अगले 2 दिन के लिए रखना चाहिए। मेरा मानना है कि 3400 3450 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर 2 दिन देते हैं तो। उससे भी बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, और आपका स्टॉप लॉस 3300 के नीचे होगा। तो ये एक बड़ा ब्रेकआउट, और अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छी पोजिशनल मूव आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। वाह, क्या बात है। बड़े कन्विक्शन के साथ टीसीएस में खरीदारी करने की राय किरण जी की, और बड़े कन्विक्शन के साथ खरीदारी की राय दी थी 15,500 के इन द मनी कॉल ऑप्शन में यहां पर आपको विश्वेश जी ने। उसका टारगेट भी हासिल हुआ। विश्वेश जी पहले तो उसकी बधाई स्वीकार करें, और टीसीएस पे आप कुछ कहना चाहते हैं। आपने कहा कुछ 1015% का ब्रेकआउट आया है इसमें, ऐसा कुछ आपने कहा है? धन्यवाद अनिल जी, मौका देने के लिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ सारे एक्सपर्ट्स का वही हाईलाइट है, मेरा भी हाईलाइट है, और मैंने टीसीएस 2 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सर, मुझे लग रहा है अगला अगर निफ्टी को 400-500 पॉइंट चलना है तो आईटी चलाएगा, उसमें टीसीएस चलाएगा। 6 मंथ का अगर ब्रेकआउट है अनिल जी, मुझे लगता है 4000 पहले से तो स्टॉक रुकने ही नहीं वाला है। और स्टॉक में जिस लेवल का ब्रेकआउट है, 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मुझे लगता है अगर 30 अगर यहाँ से 15% चलता है तो आप समझिए कि टीसीएस का मार्केट कैप भी 14 लाख करोड़ का हो जाएगा। जिस हिसाब से ब्रेकआउट है, जिस इंटेंसिटी का ब्रेकआउट है, मुझे लगता है स्टेलर नंबर्स आर गोना कम फ्रॉम इन्फोसिस और जुलाई के फर्स्ट वीक में आने वाले हैं। मुझे लग रहा है ऑन अकाउंट ऑफ दैट टीसीएस को करेंसी डेप्रिसिएशन का फायदा होगा। और ऑप्शन फ्रंट पे अनिल जी आप देखेंगे कि ये मंथ के 3350 के कॉल ऑप्शन में 6 लाख शेयर, 33 में 10 लाख शेयर, आज वहां पे सब में अनवाइंडिंग है। 2 लाख शेयर का अनवाइंडिंग ऑन द कॉल साइड। मुझे लगता है टीसीएस इज गोना लीड फ्रॉम द फ्रंट एंटायर आईटी पे। टीसीएस मुझे लगता है 3500 एंड 3900 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप यहाँ से 15-20 दिन का व्यू रखो। इट इज गोना हेल्प निफ्टी फॉर सो मच। तो मैं कहना ये चाहता हूँ अनिल जी, आशु जी की स्टाइल में, कि कुछ भी करो टीसीएस को पकड़ के रखो, कुछ भी करो टीसीएस का स्प्रेड लो, कॉल बनाओ, फ्यूचर बनाओ, इसको पकड़ के रखो। दिस इज गोना बी द स्टॉक ऑफ द मंथ। अरे वाह, स्टॉक ऑफ द मंथ और स्टॉक ऑफ द वीक तो ऑलरेडी सोमवार को जैन साहब ने दे ही दिया था। और दीप, आज सुबह कौन बोल रहा था कि आईटी शेयरों में बड़ी तेजी है निफ्टी को बचाने के लिए आईटी? अच्छा,
अब की बार तो लग रहा है विश्वेश जी, ये जो नारा लगा रहे थे अभी हमारे श्रीकांत जी, अब की बार 16,000 के पार अगली एक्सपायरी पे, लग रहा है जिस हिसाब से आज 15,700 खींचकर वापस लाए, मजबूत रहेगी एक्सपायरी? बिल्कुल अनिल जी, देखिए एक चीज समझिए, आप मार्केट के अंदर में सेक्टरल रोटेशन है। अगर मेटल साइडवेज होता है तो आईटी आ जाता है, आईडी साइडवेज होता है तो रिलायंस आ जाता है, और अब पूरा का पूरा मेटल एक ऐसे लेवल पे है जहां से बहुत लाइकली बाउंस बैक है। और आईटी में अगर इंफी और टीसीएस एनर्जी जिस लेवल का ब्रेकआउट दे रहे हैं, मुझे लगता है 16,000 तो डेफिनेटली आना चाहिए। और मैं तो ये भी बोल रहा हूँ एनर्जी की बैंक निफ्टी 36,000 की ओर जा रही है। सब वेरी बोल्ड कॉल, बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही कहा था कि बैंक निफ्टी हैज कम टू अ लेवल जहां से बैंकिंग चलना चाहिए, तो बैंकिंग और आईटी मिलके निफ्टी को 16 के ऊपर ले जाएगा, और निफ्टी बैंक निफ्टी अपने आप में खुद भी 36 के ऊपर जाना चाहिए। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप सोचिए एनर्जी इतना दूर आने के बाद अगर बैंक निफ्टी हाई नहीं बनाता है तो हाईली डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी इज लाइकली टू मेक अ न्यू हाई, एंड एट द सेम टाइम निफ्टी कैन आल्सो गो टू 16,000। अरे आप निराश में तो ये जरूर बनाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी और बनाएगा जरूर। ऐसे मन छोटा मत करिए विश्वेश जी, बिल्कुल भी नहीं। आइए, दो बिल्कुल बैक टू बैक आपके लिए तैयार है बिल्कुल। पहले सुमित जी का सुपर हिट, और साथ ही जय भी तैयार हो रहे हैं हमारे साथ। जय का हमें कैश का ऑप्शन भी लेना है, सुमित जी के लिए बिल्कुल। बताएं सुमित जी। अनिल जी, आईटी स्टॉक्स ही है जहां पर सबका नजर गया है। मेरे पास भी आईटी स्टॉक आया है, स्टॉक है टेक महिंद्रा। 1080 का भी भाव चल रहा है। टेक महिंद्रा में कल का हाई टूट चुका है। टेक महिंद्रा यहां से अब 1100 का लेवल ब्रेक करने को तैयार है। टेक महिंद्रा पे यहां पे लॉन्ग पोजीशंस बनाए, जिन्होंने बना रखी है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक्स आईटी स्टॉक्स में सब में मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। तो यहां से 1-2 दिन के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकता है। नीचे में 1060 का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 1100 का पहला टारगेट होगा, और 1100 का लेवल निकलने पे 1120 तक का मूव 2 से 3 दिन के अंदर टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकता है। ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। टेक महिंद्रा का 1100 का कॉल 15 रुपए 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 8 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 22 रुपए से लेके 25 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। टेक महिंद्रा 1100 का कॉल, 22 से 25 का टारगेट, 8 का स्टॉप लॉस, और स्पॉट लेवल्स के हिसाब से 1100 से 1120 का टारगेट। खरीदारी करें टेक महिंद्रा। है आपके लिए राइट, टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की आपके लिए आती हुई है। आइए अगला बिल्कुल जय के लिए कैश का ऑप्शन। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, मॉर्निंग में निफ्टी का एक कॉल दिया था एंड एक्सपेक्ट किया था कि 15,760 780 तक जाएगा। इनफैक्ट 770 तक तब गया था, एंड हमारे टारगेट्स फर्स्ट जो थे वो अचीव हो चुके थे। अब जो मेरा रिकमेंडेशन है अनिल जी, वो आईटी स्टॉक्स पर ही है, जैसे सभी लोग रेकमेंड कर रहे हैं आईटी स्टॉक्स। इनफैक्ट मैंने आज आफ्टरनून के शो में भी टीसीएस रेकमेंड किया था, एंड वहाँ से तो अच्छी बढ़त देखने मिली है। अब जो मेरे ध्यान पर आ रहा है वो है टेक महिंद्रा। जो अभी सुमित ने दिया 1080 का कॉल खरीदना है, 22 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रहा है अभी। सो इसको खरीद कर चलना है। 600 का लॉट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 14.90 का। सो 22 पे खरीदे, 14.90 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे रहेगा दैट वुड बी 31, सेकेंड टारगेट बनेगा 36.5 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स डेफिनेटली यहाँ से अच्छे मोमेंटम है। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है अनिल जी, मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि निफ्टी 15,800 ऊपर की, और वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो निकालना बहुत ज़रूरी है ज़्यादा मोमेंटम देखने के लिए। तो 15,800 ऑन द डाउन साइड, 15,500 600 550 600 ये जो रेंज है 200-250 पॉइंट की, ये रेंज में है एज ऑफ नाउ। मोमेंटम में एक क्लियर सेल क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है डेली चार्ट्स में। तो मे बी देर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, बट आई एम श्योर कि जो हिसाब से मोमेंटम आईटी स्टॉक्स में है, यहाँ पे हमें तेजी देखने मिल सकती है। इसीलिए टेक महिंद्रा मेरा बाय रिकमेंडेशन है यहाँ पे। इसे लॉन्ग करके जा सकते हैं कॉल ऑप्शन के थ्रू। ओके, तो आईटी पर रखिए भरोसा, और टेक महिंद्रा पर कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी की राय है। सुमित जी को 1100 की कॉल पसंद है, जय को 1080 की कॉल पसंद है, बट पॉइंट यही है कि दोनों ऊपर जाने वाले हैं। नजर रखिए, इन्फोसिस भी 1400 के ऊपर आपको, सॉरी 1500 के ऊपर, माफ कीजिएगा, 1500 के ऊपर आपको इन्फोसिस भी आते हुए दिख रहा है। तो वहां पर भी बढ़िया एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। आईटी से ऐसा आ रहा है। आइए चलते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए अनिल जी के पास।
सर सुस्ती है, बट लास्ट टाइम जब चेक किया था वहां से और गिरावट नहीं आई है। 125 पॉइंट्स नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में 0.5% की गिरावट है। यूरोप में भी लगभग 0.5% की गिरावट है। रुपए में तेज कमजोरी आई है। 74 के पार रुपया आपको आज जाते हुए दिखा है। 1% एक ही दिन में रुपया टूटा है और गोल्ड पर भी दबाव बना हुआ है। बताएं सर क्या करके जाएं? दीप देखिए, सिंपल सी चीजें, तेजी की पोजीशन रखे, लेकिन उतनी जितनी आप संभाल पाए उतना रख लीजिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि थोड़े से ग्लोबल मार्केट वॉलेटाइल है। तो नीचे में आप चाहें तो 15,500 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए हेजिंग के लिहाज से, और बैंक निफ्टी पे आप चाहें तो 34,000 का एक पुट ऑप्शन खरीदकर आप तेजी की पोजीशन रख सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्लोजिंग थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है, निफ्टी में उतनी खराब नहीं है, तो कोई ऐसी बहुत चिंता की बात नहीं जब तक 15,575 के ऊपर बंद हो रहे हैं। सिंपल है, तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हेजिंग करके चलें या अपनी पोजीशन लिमिट में रखें, उतना ध्यान में रखिए। सिंपल सी बात। और अगर आप शॉर्ट भी हैं तब भी दिक्कत नहीं, आप पोजीशन को होल्ड करिए, अपने अपने हेजिंग के साथ में होल्ड करें, क्योंकि बाजार बैलेंस्ड है इस वक्त दोनों ही तरफ। तो उस लिहाज से अगर दोनों में से एक पोजीशन आप बोलेंगे तो मैं कहूंगा कि बेहतर है आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को 15,500 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए जी, पुट के साथ। ओके, तो पुट के साथ पोजीशन को होल्ड करिए, ये है सलाह। श्रीकांत जी टाइम खत्म हो रहा है, बिल्कुल नहीं बचाऊंगा, अपनी कॉल दे दीजिए। एक BTSTT की कॉल श्रीकांत जी दे रहे हैं, बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, देखिए मुझे लग रहा है कि ICICI प्रूडेंशियल को लॉन्ग किया जा सकता है। 590 के करीब ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि ये स्टॉक 610 के करीब जा सकता है। करंट लेवल से बाय करें और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 585 का रखे स्टॉप लॉस 585। ओके, तो जाने से पहले ICICI प्रू पर भी कॉल श्रीकांत जी की तरफ से आते हुए अनिल जी की तरफ से सलाह है, लॉन्ग पोजीशंस है निफ्टी में तो होल्ड करिए, बट हेज जरूर बना के आप रखें। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। और सुस्त शुरुआत हुई, उसके बाद रिकवरी भी आई और फिर थोड़ी वॉलेटिलिटी के साथ वीकली एक्सपायरी भी है। ग्लोबल क्यूज कमजोर रहे, आप 15,700 के थोड़ा नीचे निफ्टी को क्लोज होते हुए देख रहे हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी ने रेंज बताई थी उसको तो आराम से बाजार ने रिस्पेक्ट किया है। बैंक निफ्टी में थोड़ी कमजोरी ज्यादा है, पर 34,500 के ऊपर बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग की तरफ जाते हुए दिख रहा है। नजर रखिए वहां पर, कल का एक्शन और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। सहारा बाजार को दिया है आईटी ने, TCS, इन्फी, टेक महिंद्रा पर खरीदारी, HCL टेक और विप्रो का भी पार्टिसिपेशन, HUL और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी सपोर्ट। पर अदानी ग्रुप स्टॉक्स के लिए एक और खराब दिन। मेटल स्टॉक्स में कमजोरी और बैंक स्टॉक्स में आई है आज तेज गिरावट। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI यहां पर रही कमजोरी। ICICI भी गिरा, 7,000 के नीचे गया मारुति। बाकी ऑटो स्टॉक्स में भी आज आपको कमजोरी आती हुई दिखी है। यहां पर आप रखिए नजर कि कल किस तरह का एक्शन इस पर बनते हुए दिख सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें, सहारा नहीं मिला बाजार को आज कुछ फाइनेंशियल स्टॉक से भी, इंडिया बुल्स हाउसिंग, M&M फाइनेंस यहां पर गिरावट रही। LIC, L&T फाइनेंस ये भी वीक रहे। औरो फार्मा सुबह अच्छा लग रहा था, उसके बाद फिसलते हुए दिखा। पर गुजरात गैस नए हाई पर, यूनाइटेड ब्रूरीज अच्छी खरीदारी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रैडिको खेतान, ग्लोबस में भी अच्छा पार्टिसिपेशन। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहां पर एक्शन, बाटा यहां पर ये आपको तेजी बनती हुई दिखी और अल्ट्राटेक, रैमको सीमेंट जैसे स्टॉक्स पर भी सहारा मिला। तो अनिल जी ऑल इन ऑल 15,700 के जस्ट नीचे सुबह जिस तरह का मूड माहौल था उस हिसाब से देखें तो 0.5% नीचे ही निफ्टी क्लोज हुआ है। आप कह भी रहे थे कि निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है बैंक निफ्टी के सामने, बट करीब 1.5% की गिरावट बैंक निफ्टी पर आती हुई सर 500 पॉइंट्स नीचे। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए आज शाम का एक्शन, इससे पहले कि बाजार पूरी तरह से सेटल हो और फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आए, 4:30 बजे का विशेष शो, वो तो आपको पता ही है, जो आपको मिलता है बात दुनिया की। दुनिया भर में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग खबरें हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज आपको देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी, साइंस, हॉलीवुड और उसके साथ साथ ग्लोबल स्पोर्ट्स की खबरें। तो फोकस होगा बाइडेन पुतिन की मुलाकात से लेकर G7 तक, पड़ोसियों पर भी होगी हमारी पैनी नजर। दुनिया के सारे रंग देखिए शो में, और अभी देखिए एक झलक। G7 में कैसे हुई चीन की घेराबंदी, व्हेल के मुंह से मौत को मात देकर आए एक शख्स की कहानी, कहां मिल रहा है वड़ा पाव और समोसे से भी सस्ता घर, और आपकी फेवरेट फिल्म सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस का क्या वाकई होने वाला है अंत। देखिए बात दुनिया की, गुरुवार शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। ये तो देखना पड़ेगा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
वड़ा पाव और समोसे से भी कम भाव में घर मिल रहा है, और जो फोटो दिखाए जहाँ के अगर वहाँ मिल रहा हो तो कहने ही क्या, मतलब हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ चले जाए। जिन साहब देखा आपने फोटो में कैसी लोकेशन है, अब कैसी भी लोकेशन हो लेकिन इतने सस्ते घर। तो ये तो आपने बाद में सही कह दिया, मेरी मुंह की बात कह दी, मतलब कहीं पे भी मिले, कोई भी लोकेशन हो, ऐसा मिलना ही बहुत बड़ी बात है। बट देखते क्या है, कौन से समोसे और कौन से वड़ा पाव हैं जिसके सामने हम कंपेयर कर रहे हैं, अब देखना पड़ेगा। बट इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। शो वहीं से कर लोगे ना आप, बिल्कुल कनेक्टिविटी देख लेना, मतलब आप रहो कहीं भी, घर कहीं भी खरीदो दुनिया में, लेकिन ये ध्यान में रखना है मतलब कि आपका जेम्स आते रहे, ठीक है, SPL आते रहे, और वो कौन सी आज सुबह आपने जिसकी बात की, कौन सी वाइल्ड कार्ड एंट्री, अच्छा ये तो हमें ध्यान ही नहीं, वाइल्ड कार्ड एंट्री वो भी आपकी होती रहे, हाँ वो उसका ध्यान जरूर रखिएगा। तो चलिए, ये है विशेष शो 4:30 बजे वाला, जो जरूर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग शो और है जिन साहब, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, ये सबके लिए, हम सबके लिए भी है, न सिर्फ दर्शकों के लिए, और वो है कल सुबह 11 बजे। कल सुबह 11 बजे हम एक विशेष शो करने जा रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन का परफेक्ट फॉर्मूला। रामदेव जी सर के साथ हमारा ये शो होगा। रामदेव अग्रवाल साहब मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर, और उन्होंने 25 सालों से वेल्थ क्रिएशन पर जो अलग अलग रिसर्च की है, स्टडी की है, उसका पूरा सार आपके सामने आने वाला है। तो कल 11 बजे ये विशेष शो मिस मत कीजिएगा, ये जरूर देखिएगा। अब आइए आज शाम का 5 बजे का शो, आपकी खबर आपका फायदा। जी हाँ, महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, और ये रिपोर्ट डराने वाली है। उनका ये मानना है कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर अगले 2 से 4 हफ्तों में आ सकती है। ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली मुंबई वाले खास तौर से सुन लीजिएगा, और मुंबई वाले तो सुनिए और दिल्ली वाले भी सुनिए, क्योंकि जो मुंबई महाराष्ट्र में लहर आती है फिर बाद में दिल्ली में पहुंचती, वो सब और फिर पूरे देश भर में होती है। तो आज महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने ये रिपोर्ट कही, और उनका ये कहना है कि ऐसा इसलिए हो सकता है कि राज्य सरकार ने अनलॉक जल्दी कर दिया, लोग बिंदास सड़कों में घूम रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई पालन नहीं, चेहरों से मास्क गायब होने लग गए। और दिक्कत की बात है, उनका अंदाजा है कि तीसरी लहर में दूसरी लहर से भी 2 गुने ज्यादा लोग संक्रमित होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में राज्य सरकार ने अनलॉक करने की जल्दी कर दी, या हम बाकी सब लोग ही मतलब लापरवाह हो रहे हैं और इस छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे, गंभीर मुद्दा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले, महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर और फोर्टिस मुलुंड के डॉक्टर राहुल पंडित साहब होंगे, बॉम्बे हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के हेड डॉक्टर अनिल शर्मा साहब होंगे, और एम्स के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर कौशल वर्मा साहब होंगे हमारे साथ, जिनसे हम करेंगे बात और मुलाकात। तो शो का नाम है टास्क फोर्स का अलर्ट, तीसरी लहर जल्द। डराने की बात नहीं, सावधान करने की बात है, और डरने में भी हर्ज नहीं। इस तरह की मामले में, कोरोना में तो अगर आपको डर भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, डरेंगे तो ही सावधान रहेंगे। शाम 6 बजे और 8 बजे हमने एक विशेष सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम उन कंपनियों की टर्न अराउंड स्टोरी बता रहे हैं जो किसी वजह से परेशानियों में थी, मुश्किलों में थी, कर्ज में डूबी हुई थी, लेकिन अब नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। और आज इस कड़ी में हम बात करेंगे केशोराम इंडस्ट्रीज के रिवाइवल की। तो देखिएगा जरूर, नई उड़ान, मुश्किलों से उबरने की कहानी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे और रात 8 बजे। और रात 8 बजे के हमारी इंडिया 360 डिग्री की प्राइम टाइम बुलेटिन, CBSE के 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट के लिए बोर्ड ने एक फॉर्मूला बनाया है, 30-30-40। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि लाखों बच्चों का परीक्षा का रिजल्ट कैसे आएगा, ये 30-30-40 का फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले से आप कैसे अपने आप खुद रिजल्ट का अंदाजा लगा सकते हैं, और छात्रों को और पेरेंट्स को ये फॉर्मूला पसंद आ रहा है या नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, इस पर होगी विशेष चर्चा। कवर स्टोरी हमारी आज की, 12वीं का रिजल्ट, फॉर्मूला तैयार। ओके, फिर उसके बाद दूसरे शो है हमारा, बढ़ेगा कोरोना कवच का प्रीमियम। कोरोना की मार से बचने में इंश्योरेंस काफी अहम साबित होता दिख रहा है, और ऐसे में कंपनियों ने कोरोना कवच पॉलिसी लेकर आई है। आने वाले समय में इसके दाम बढ़ने वाले हैं। क्यों बढ़ सकता है कोरोना कवच का प्रीमियम, और क्या आपको कोरोना कवच पॉलिसी अभी खरीदनी चाहिए या नहीं, करेंगे 360 डिग्री विश्लेषण, बढ़ेगा कोरोना कवच का प्रीमियम, देखिएगा जरूर। ये है आपके लिए विशेष स्टोरी आज के शो में। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दूं। बाजार हो चुके हैं बंद, 15,691, 700 के बेहद करीब, 76 अंकों का नुकसान, 400 अंकों का नुकसान निफ्टी बैंक में, 34,600 के आसपास, नॉट बैड, डाउन बट नॉट आउट। 178 पॉइंट नीचे सेंसेक्स 52,323 पर बंद होता हुआ। 5-2-3-2-3, अरे वाह, सेंसेक्स का लेवल अच्छा है, याद रखना इजी, 5-2-3-2-3,
और दशमलव लगाकर भी याद करना तो भी मुश्किल नहीं, 3-3, 5-2-3-2-3.33, ये है आज की क्लोजिंग, आप सबको याद रह जाएगी। तो ये आज का शो का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लोजिंग वाला शो था, मार्केट इतना ख़राब था, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी आराम से बढ़िया से हंसी खुशी निपट गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब, वागले साहब, हिमांशु जी, सुमित जी, कुणाल जी और राकेश जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक मिनट, जाए उससे पहले कुणाल जी, आपकी और मेरी शर्ट का कलर मिलता जुलता था। आप तो मुझे वो 8 बजे देखने के बाद लेट जुड़ते हैं ना शो में, 8:30 बजे के बाद। अनिल जी देखिए, मैं शर्ट पहले ही चुन लेता हूँ अनिल जी पिछले दिन, लेकिन अनिल जी आपने टाई पहनी है। अनिल जी आपने टाई पहनी है, मैंने टाई नहीं पहनी है, बस इतना फर्क है अनिल जी। हाँ, बस वही टाई की कॉपी नहीं हो सकती, नहीं तो वो भी हो जाती, जेरोक्स निकाल के आप लगा लेते हैं। तो इसी चक्कर में मैं बचा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। चलिए, रंग मिल रहे हैं, गुण मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। तो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल सुबह फिर से होगी आप सबसे मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।